अस्सलामु अलैकुम। और आप लोग वाकई ही सीरियस हैं। आज हमने तजर्बा भी किया, हमने कहा 5-1 मिनट लेट क्लास शुरू हो, शायद अब बाहर से आप घबरा जाएं, आप कहें नहीं नहीं जो है ना कोई फ़ायदा नहीं, खामखा की तंगी है, लेकिन आप लोग जो है वो हिम्मत हौसले के साथ जो है वो तैयार थे वहाँ पे। नहीं ऐसा नहीं है, असल में चूँकि पहला जब चैप्टर होता है तो उसमें ज़रा टाइम लग रहा होता है और फिर कुछ बातें और समझानी थी, जैसे आज आपको भी समझानी होंगी, तो हो सकता है आज अगली वाली क्लास वाले भी इसी वजह से 5-1 मिनट लेट हो जाएं। वो जो ग्रुप्स वाली बात है, गूगल ड्राइव वाली बात है, वो सारी चीज़ें, तो मैं अभी इस वक्त शुरू में नहीं उसको एक्सप्लेन कर रहा, थोड़ा सा आगे कुछ और बच्चे भी आ चुके होते हैं तो फिर मैं ज़रा ज़्यादा बता दूंगा। फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग जो वेरी फर्स्ट डे हुआ था, जो रिवाइज करने वाला क्वेश्चन था, बस सिर्फ आपके पास एक डाटा होना चाहिए था, जो कलरफुल स्लाइड्स थी, तो वो मैंने रात में शेयर कर दी थी। लेकिन अब आज मैं आपको एक पूरा तरीका बता दूंगा कि आपने क्या करना है, किस तरह से करना है, हम किस तरह से डाटा शेयर कर रहे होंगे, मैं लिंक्स वगैरह भी यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँगा और पूरा का पूरा प्रोसेस बताया जा रहा होगा। तो क्या 11 दिन में रिवीजन हो सकती है? अब तो 11 दिन रह गए, सिर्फ 11 दिन रह गए, यानी आज से आगे आपने सिर्फ 10 दिन के लिए आना है। और क्या आज घर जाके पढ़ने के लिए तैयार हैं? अन्यवा पढ़ने के लिए तैयार हैं? बेतहाशा पढ़ने के लिए तैयार हैं? अब बाकी क्रैश कोर्स में मेरी अजम्पशन यही होती है कि लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं आता, लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल कुछ नहीं आता से थोड़ा सा स्टेप 10% ऊपर हूँगा कि चलो आपको कुछ थोड़ा बहुत आता है, लेकिन फिर भी कुछ बेस कॉन्सेप्ट्स की तरफ हम कोशिश करेंगे। चैप्टर 1 इज़ ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ ऑडिटर। ऑडिट क्या है, ऑडिट और अश्योरेंस में क्या फ़र्क है, अश्योरेंस कितनी किस्म की है, आईफैक क्या है, आईईएसबी क्या है, ऑडिट के फ़ायदे क्या हैं, ऑडिट की लिमिटेशंस क्या हैं, देन कंपनी लॉ के मुताबिक ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है। हर दिन का जो हमारा सेशन होगा वो तकरीबन 2 सेशंस में डिवाइड हुआ होगा और दोनों सेशंस के बीच में 10-1 मिनट की सिंबॉलिक ब्रेक होगी, ताकि आप उसमें थोड़ा सा फ्रेश हो सकें, मुंह पे चीटा मार सकें और जो है वो अपने आप को ज़रा दोबारा से अलर्ट कर सकें अगले सेशन के लिए। मेरे लिए लगातार 2 घंटे पढ़ाना ज़्यादा आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको गैप देना इसलिए ज़रूरी है कि उसमें आप थोड़े से अलर्ट हो सकें और दोबारा से आपको लगे कि हाँ अब एक नई बात हो रही है। मीनवाइल कैमरे वालों को भी वो डिवाइसेस चेंज करने की, उनके भी वो पावर वगैरह ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो भी मौका मिल जाएगा। थोड़ा सा मुझे भी मौका मिल जाएगा कि मैं बाहर निकल के ज़रा देख लूँ जो बाकी कमरों में क्रैश कोर्स की एक्टिविटी हो रही है, उधर तो नहीं कोई जो है वो ख़तरनाक वाक़या पेश आया। चूँकि वो ज़ाहिर है जब स्टूडेंट्स आते हैं और मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं तो उसमें मसले मसाइल होते हैं, तो बीच में हम ब्रेक कर लिया करेंगे इंशाल्लाह, तो आपने उसमें नहीं घबराना, लेकिन घर जाके ज़रूर घबराना है। ये सब कुछ 10 मिनट में जी, ये सब कुछ 10 मिनट में होगा? ये सारा कुछ जो बताया वो 10 मिनट में होगा। असल में हर किसी की अलग अलग जिम्मेदारी है ना, आप अलग से मुंह पे छींटा मारने जा रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा आप मुंह पे छींटा मारने जाए मैं आपके साथ जाऊँ, फिर आप वापस आएँ तो आप में से कोई जो बैठ के जो है वो अपना फ़ोन में मैसेज देख रहा है, कोई गेम खेल रहा है तो मैं उसके साथ गेम भी खेल रहा हूँ। आप अपने मुँह पर छींटा मारने जाएंगे, मैं मुँह पर छींटा नहीं मारूंगा, मुझे आदत है लोगों को बोर करने की, लेकिन आपको आदत है कम है बोर होने की, तो वो आप लोग अपने तरीके से फ्रेश होंगे, मैं जल्दी से। अच्छा, और उस टाइम पे जो माइक और ये वाले हैं वो साइमल्टेनियसली काम कर रहे होंगे। हाँ, निकलने में टाइम लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल में मैं तेज़ी से निकल लूँगा। मुझे इतना अंदाज़ा है कि आप लोग उस टाइम पे मुझे उम्मीद है नहीं रोकेंगे, वो जो दरमियान में 10 मिनट है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से वहाँ तक रास्ते में रुक गया तो 10 मिनट पूरे हो जाएंगे, मैं फिर वापस आ जाऊँगा। तो मेरे से निजात का तरीका ये है कि उस टाइम में मुझे जल्दी से निकलने दिया जाए, ताकि मैं जो है ना जाके इंतज़ामिया को दिखाऊँ और फिर वापस आ जाऊँ। ऑडिट, ऑडिट किसे कहते हैं? ऑडिट कहते हैं कैफ के एक पेपर को, जिसके बारे में हम हमेशा से सुनते आए हैं कि अजीब सा पेपर है। क्योंकि थ्योरी के नाम पे हमने हमेशा कंपनी लॉ और बी लॉ जैसे मजाक देखे, या एमएफए के अंदर मैनेजरियल का वो नन्ना मुन्ना सा पोर्शन देखा, या टैक्स के अंदर गिनती की थोड़ी सी कच्ची पक्की सी थ्योरी देखी, तो जहन में था कि थ्योरी तो शायद मजाक होता है। तो जब ऑडिट में पहुंचे तो पता लगा कि FR2 से बड़ा सिलेबस, CM में से बड़ा सिलेबस वाइज अगर मैं बात करूं तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट सब्जेक्ट है कैफ के सारे सब्जेक्ट्स में, तो इस वजह से लोग इस पर परेशान होते हैं। तो ऑडिट कैफ का एक पेपर है, लेकिन इसके अलावा ऑडिट क्या है? ऑडिट का लफ्ज़ी मतलब है जांच पड़ताल, चेक करना, कंफर्म करना, किसी चीज़ को मैयर करना, किसी चीज़ का एहतसाब करना।
ऑडिट इदारों का भी होता है, ऑडिट अकाउंट्स का भी होता है, ऑडिट क्वालिटी का भी होता है, ऑडिट आईटी का भी होता है, ऑडिट इलेक्शन कमीशन का भी होता है, ऑडिट एस्टेब्लिशमेंट का भी होता है, ऑडिट हर चीज़ का होता है। जब भी एक चीज़ को देखना है कि वो चीज़ सही से काम कर रही है या नहीं कर रही, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? ऑडिट। ये है सादा इंग्लिश ज़बान वर्ड ऑडिट का मतलब। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एक एसी भी ख़राब होना, तो हो सकता है हम मैकेनिक को कहें या इलेक्ट्रीशियन से कहें, यार इसका ज़रा ऑडिट करना है, इसमें क्या मसला है। तो ऑडिट इतना कॉमन वर्ड है कि यार हमारी ज़रा कैंटीन को ऑडिट करो, वहाँ पे क्या मसलो मसाइल है, हमारे सिस्टम को ऑडिट करो कि क्या मसलो मसाइल है, हमारे एडमिशन के प्रोसेस को ऑडिट करो। तो ऑडिट बड़ा ग्लोबल वर्ड है। तो जो सिंपल लैंग्वेज में वर्ड ऑडिट है, जो सिंपल इंग्लिश में, उसका मतलब होता है किसी भी तरह की जांच पड़ताल करने के बाद एक ओपिनियन देना कि वो चीज़ ठीक है या नहीं। बट हमारे कैफ 8 के पेपर में हम जिसे ऑडिट कहते हैं वो थोड़ा सा स्पेसिफिक है, और जिसको दुनिया ऑडिट कहती है हम अपने पेपर में उसे एश्योरेंस कहते हैं। कैफ 8 के इस पेपर में जब हम अंदर एंटर होते हैं तो एश्योरेंस का मतलब है किसी भी चीज़ पे तसल्ली देना कि वो सही है या नहीं है। लेकिन ऑडिट का मतलब है एक स्पेसिफिक तरह की एश्योरेंस कि अकाउंट्स को चेक करके बताओ वो ठीक है या नहीं है। तो जब भी एक एंटिटी परफॉर्म कर रही होती है तो देयर इज़ अ नीड कि कोई बंदा आए और चेक करके बताए कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है इदारा। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बच्चा जिसको अपने बाप की तरफ से विरासत में एक बहुत बड़ा बिजनेस मिला और उसकी 500-600 ब्रांचेज़ हैं पूरे पाकिस्तान में, और वो बच्चा जिसको नहीं पता कि अकाउंट्स कैसे काम करते हैं, जिसको नहीं पता सिस्टम कैसे चलते हैं, वो हर वक्त परेशान है कि मेरे जो मैनेजमेंट के लोग हैं, मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो कहीं मेरे साथ धोखा ना कर रहे हों। तो वो उनसे कहता है भाई मुझे एक एक चीज़ का हिसाब किताब दो, अगले अकाउंट्स बना के उसे दे देते हैं। अब अकाउंट्स देखने के बाद उसको ये नहीं पता होता कि क्या ये अकाउंट्स मेरे इदारे की सही तर्जुमानी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो फिर क्या करता है, वो बाहर से एक इंडिपेंडेंट बंदे को बुलाता है जो पढ़ा लिखा होता है, जिसको अकाउंटिंग का पता होता है, जिसको टैक्स का पता होता है, जिसको बिजनेस का पता होता है, जिसको कवानीन का पता होता है। उस बाहर के बंदे को आके कहता है मेरे इदारे का ऑडिट करो। लेकिन इस पेपर में ऑडिट का मतलब है मेरे इदारे के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करो। तो इसका मतलब है जब हम इस किताब में वर्ड ऑडिट की बात करेंगे तो सादा इंग्लिश ज़बान के वर्ड ऑडिट से हम आगे निकल गए। इमरान खान कहता है जी इलेक्शन कमीशन का ऑडिट कराएं, इलेक्शन के प्रोसेस को ऑडिट करवाएं। तो उसका ये मतलब थोड़ी होता है कि वो कहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको चेक करके बताएं वो क्या बने हुए हैं। तो ये जो ऑडिट का कॉमन वर्ड है ये आपको उर्फ़ आम में मुहासबे के लिए, एहतसाब के लिए, चेक एंड बैलेंस के लिए इस्तेमाल होता नज़र आएगा। लेकिन इस पेपर में आके इंतहाई स्पेसिफिक हो जाना, ऑडिट का सिर्फ एक मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑफिशियली चेक करने वाली जो एक्टिविटी है उसको हम ऑडिट कहेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब चेक करना है, किसी चीज़ को चेक कैसे करते हैं? किसी चीज़ को चेक करना है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि ये आइसक्रीम है, ये अच्छी है या नहीं है, आप उसे टेस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा आपने टेस्ट कर लिया, इसके बाद ये कैसे पता लगेगा अच्छी है? वो मज़े की होनी चाहिए। ये मज़े की होनी चाहिए इसका क्या मतलब है? कोई आपके जहन में एक सांचा है मज़े का, आपके जहन में कोई स्टैंडर्ड है कि हाँ भाई इस किस्म से ज़्यादा अच्छा जायका हो तो वो मज़ेदार है, और इससे हल्का जायका हो तो वो कम मज़ेदार है। मैं आपसे कहूँ कि ये जो कुर्सी है ज़रा इसको ऑडिट करें, ये कुर्सी कैसी है, तो आपके पास कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए कि हाँ भाई एक कुर्सी की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, एक कुर्सी में लकड़ी कितनी लगी होनी चाहिए, उसका बाजू फोल्डेबल होना चाहिए या नहीं, उसके फोम की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास एक क्राइटेरिया होगा तो फिर आप बता सकेंगे कि ये कुर्सी अच्छी है या नहीं। सेम गोज़ विद अकाउंट्स। जब अकाउंट्स का कोई ऑडिट करने आएगा तो उसके पास भी तो कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि अकाउंट सही बने हुए या नहीं बने हुए। तो जब भी आप किसी को किसी भी ऑडिट के लिए बुलाएंगे या किसी भी एश्योरेंस के लिए बुलाएंगे तो आपको उसको कोई क्राइटेरिया देना पड़ेगा कि भाई तुम इसके साथ मैच करके बताओ हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बीइंग अकाउंटेंट्स, अकाउंट्स बनाने का क्राइटेरिया हम सब लोगों को पता है। आप FR1 में, FR2 में मुख्तलिफ क्राइटेरियाज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ऐसे करना, ऐसे करना और ऐसे कर देना। अच्छा रेवेन्यू रिकग्निशन यूं करके इस तरह से रिकॉर्ड कर देना। अच्छा जी बोरविंग कॉस्ट अगर ऐसा हो जाए तो इतना रिकॉर्ड करना, वैसा हो जाए। तो ये वो क्राइटेरिया ही तो है जो अकाउंट्स बनाने का आप पढ़ते आ रहे हैं।
तो पिछले सारे पेपर्स में आपने अकाउंट्स बनाने का क्राइटेरिया देखा, तो आज जो आके अकाउंट्स को ऑडिट करेगा वो उसी क्राइटेरिया के साथ ही तो मैच करेगा। यानी फॉर एग्जांपल बोरोइंग कॉस्ट के डिस्क्लोजर को देख के वो ज़रूर देखेगा 23 फॉलो हुआ है या नहीं हुआ। नॉन करेंट एसेट्स को देख के वो ज़रूर IAS 16 के पीछे जाएगा। लीज को देखते साथ ही वो देखेगा कि IFRS फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। रेवेन्यू की बात आएगी तो फिर वो रेलेवेंट चीज़ को देखेगा। इसका मतलब है कि अगर हम थोड़ा ज़्यादा एडवांस लेवल पे ऑडिट को डिफाइन करें तो ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ मैच करने को देखने को कहते हैं। तो क्या मैं कह दूं कि ऑडिट इज़ ऑफिशियल चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो फिर अमेरिका में क्या बोलेंगे, वो तो IAS नहीं चला रहे, वहाँ तो US GAAP चला रहे हैं। तो इंडिया में क्या बोलेंगे, इंडिया वाले तो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चला रहे हैं। इसका मतलब है हमें IAS छोटा वर्ड हो गया, हमें बड़े वर्ड्स बोलने हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इतने बड़े वर्ड्स हैं कि दुनिया में हर जगह चल जाएंगे। अमेरिका के US गैप्स भी उसमें कवर हो जाएंगे, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कवर हो जाएंगे, तो पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कवर हो जाएंगे, IAS भी कवर हो जाएंगे, IFRS भी कवर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है किसी भी मुल्क में ऑडिट का मतलब है ऑफिशियल चेकिंग ऑफ अकाउंट्स एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कि क्या वो अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। यहाँ तक बात समझ आई? पक्की बात है। अगर वही खातून मौजूद हैं 3 जज़ाकल्लाह, इससे पीछे बीलो वाली क्लास में जो ये खातून यहाँ पे थी कल, वो भाग गई आज जो है ना वो बहुत पीछे जाके बैठ गई, इतनी पीछे कि वो जो है ना उनका कहीं से भी हाथ ना पहुँच सके। तो इसलिए मैंने कहा कि खातून अभी इस्तकामत पे कायम है। कॉन्सेप्ट एंड नीड फॉर ऑडिट एंड इंश्योरेंस, मीनिंग ऑफ ऑडिट, सादा बच्चों वाली डेफिनेशन, ऑडिट एंड ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी बाय ऑडिटर। कोई छोटा बच्चा आपसे पूछे जी ऑडिट क्या होता है, तो आप कहेंगे वो ज़रा मासूम है, उसे नहीं पता ज़्यादा, तो आप बच्चों वाली डेफिनेशन दे देंगे। ऑडिट ऑफिशियल एग्जामिनेशन अकाउंट्स का किसी भी एंटिटी के बाय ऑडिटर। ये एंटिटी क्या चीज़ होती है? कंपनी बस, ऑर्गेनाइजेशन बस, सोल प्रोप्राइटर बस, ट्रस्ट बस, गवर्नमेंट बस, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अकाउंट्स बनते हैं वो एंटिटी है। ये ग्लोबल पेपर है। ये पेपर हमें सिर्फ पार्टनरशिप को ऑडिट करना नहीं सिखा रहा, सिर्फ कंपनी को ऑडिट करना नहीं सिखा रहा, ये एंटिटी को ऑडिट करना सिखा रहा है। तो ऑडिट के अंदर हम क्या करते हैं, हम मोटे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हम IAS नहीं बोलते, हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोल देते हैं। हम ये नहीं बोलते स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, हम बोल देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ग्लोबल वर्ड है। जो दुनिया में, पाकिस्तान में अगर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो ऑस्ट्रेलिया में 11 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो इंडिया में 6 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। तो हम ये नहीं बोलते कि कौन सी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल देते हैं। तो हम अगर हम कहें ना कंपनी का ऑडिट, तो इसका मतलब ये पेपर कंपनी का ऑडिट सिखा रहा है, नहीं, ये किसी भी एंटिटी का ऑडिट पेपर सिखा रहा है। तो ऑफिशियल एग्जामिनेशन अकाउंट्स का किसी एंटिटी का जब एक ऑडिटर करे, और अगर हम ज़रा बड़ा मतलब देखें तो मेन ऑब्जेक्टिव इज ऑडिट टू एनेबल एन ऑडिटर, एक ऑडिटर इस काबिल हो जाए कि वो एक ओपिनियन दे सके एज टू वेदर और नॉट, क्या ऐसा है या नहीं, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एंटिटी आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये बड़े वर्ड्स हो गए। जो भी आप पे एप्लीकेबल है, आप पार्टनरशिप हो तो आप पे कुछ और स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, आप नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे हो तो आपने कुछ और तरह से अकाउंट्स बनाने हैं, आप अगर गवर्नमेंट की कंपनी हो तो आपने कुछ और स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, आप अगर लिस्टेड हैं तो आपने फोर्थ स्केड्यूल पाकिस्तान में फॉलो करना है, आप अगर अनलिस्टेड हैं तो आपने फलाना को फॉलो करना है। आपके सिलेबस में नहीं था, पार्टनरशिप अकाउंट डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, सोल ट्रेडर डिफरेंट तरीके से बनाता है, कंपनियां डिफरेंट तरीके से। आप FR2 में कंपनियों के अकाउंट सीखते हैं, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। तो जो भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो, तो मैंने बहुत सारी जगह अल्फाज बचाने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वर्ड जगह जगह आ रहा था, तो मैंने किताब में उसको कर दिया F/S और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को कर दिया AFRF। ये अलाउड एब्रीविएशन नहीं है, मैंने अल्फाज बचाए हैं और किताब में सैकड़ों जगह जो ये वर्ड्स आए हुए थे उनको स्मार्ट कर लिया, जिससे बहुत सारे सफ़े बचा लिए। मल्टीप्लाई बाय जितनी दफ़ा किताब प्रिंट हुई, मल्टीप्लाई बाय जितने एडिशंस आए, उतने दरख्तों को कटने से बचा लिया। इन्होंने का पैसे बचा लिए। ऐसी बात यूँ नहीं करते, इससे गंदी फीलिंग आती है। ग्रीनर एनवायरनमेंट की तरफ एक अहम कदम, जैसे IKF पहले किताबें देता था, आपसे पैसे लेता था रजिस्ट्रेशन के, आपको किताबें देता था।
तो फिर उन्होंने कहा नहीं, अब हम किताबें नहीं दिया करेंगे, क्योंकि एक ग्रीन पाकिस्तान के लिए, एक फ्रेंडली ग्रीन पाकिस्तान के लिए हमें किताबें प्रिंट करके देने का मतलब है कि हम इतने सारे दरख्तों को उजाड़ दें तो हम किताब सॉफ्ट में दिया करेंगे। अच्छा, हम भी अपने बच्चों को किताबें देते हैं, तो कितना मज़ा है कि हम भी अपने बच्चों को सॉफ्ट में किताबें दें ताकि हम एक ग्रीनर पाकिस्तान की तरफ एक अहम कदम बढ़ा सकें। हाँ, अपनी दफ़ा नहीं है? हमारी दफ़ा सारे स्टैंडर्ड चेंज हो जाते हैं, हमने सारे खर्चे करने हैं। अच्छा खैर, तो कहने का मतलब है कि वो अल्फाज बचाए, इसलिए बता रहा हूँ कि आपने पेपर में शॉर्टकट्स नहीं लिखने हैं। मैंने 3 शॉर्टकट बहुत इस्तेमाल किए हैं, F/S, EFRF और एक TCWG, दोस्त चावत गवर्नर, जिसका थोड़ा सा आगे चल के तस्करा आएगा। क्या डेफिनेशन समझ आई? अकॉर्डिंग टू किसी भी फ्रेमवर्क जो भी अकाउंटिंग का है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बने हुए या नहीं बने हुए, ये ऑडिटर ने एक ओपिनियन देना होता है। ये बात समझ आई? अजीब सी बात कर दी हमने, ऑडिटर ने ओपिनियन देना होता है। ओपिनियन क्यों देना है? एक ऑडिटर आया है, उसने चीज़ें चेक की हैं, तो ओपिनियन किस बात का? ओपिनियन का लफ्ज़ी मतलब क्या है? राय। एक बंदे को आपने बुलाया, आपने उसे 40 लाख रुपए दिए, कहा मेरा ऑडिट कर दो अकाउंट्स का। अकाउंट्स को ऑडिट करने के बाद आपने कहा ये 40 लाख पकड़ो, रिपोर्ट दो। उसने रिपोर्ट में लिखा है मेरा ख्याल है कि फाइनेंशियल शायद ठीक बने हुए हैं। तो आप सर फाड़ देंगे उसका, आप कहेंगे 40 लाख रुपए मैंने तुम्हें दिया है, तुम अभी भी ख्याल का इजहार कर रहे हो। उसे लिखना चाहिए, मैं कसम खा के कहता हूँ कि अकाउंट सही बने हुए हैं। 40 लाख रुपए ले रहा है, क्या वो कसम खा सकता है? क्या वो एब्सोल्यूट किस्म की एश्योरेंस दे सकता है? क्या वो एक बड़ी हतमी क्यों नहीं दे सकता? लिमिटेशन है, उस बेचारे की लिमिटेशन है, वो हर चीज़ पे बड़ा कंफर्म, बड़ी पक्की राय नहीं दे सकता। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने वालों को भी कंफर्म नहीं है अभी। तो ऑडिटर कैसे ओपिनियन दे दे, तो उसके ऊपर कंक्लूजन दे दे? तो ऑडिटर ओपिनियन क्यों देता है, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। नंबर 1, मैनेजमेंट के सैकड़ों अकाउंटेंट्स ने पूरा साल अकाउंटिंग की है। बाटा को ऑडिट करने गए, बाटा की 1200 ब्रांचें थी पाकिस्तान में, हर ब्रांच पे एक अकाउंटेंट तो होगा, फिर कुछ रीजनल ऑफिस में होंगे, कुछ हेड ऑफिस में होंगे, तो 1500 अकाउंटेंट्स ने वर्किंग की है। और कितने दिन वर्किंग की है? 350 दिन। 350 दिन 1500 अकाउंटेंट्स जो एंट्रियां ठकाठक रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक ऑडिटर की टीम 5, 6, 7, 10 बंदों की ले जाएगा तो भी कितने अरसे में वो सारा देख सकते हैं? वो तो नहीं 100% देख सकते। तो ऑडिटर के पास टाइम कम है, ऑडिटर 100% नहीं देख रहा, वो सैंपल पे काम कर रहा है। फिर ऑडिटर जितना मर्जी तसल्ली कर ले क्लाइंट के सिस्टम में, कहीं ना कहीं गड़बड़ के चांसेस होंगे। तो ऑडिटर इसलिए कहता है कि नहीं भाई, मैं यकीन कामिल से नहीं कहूँगा, मैं ओपिनियन दूंगा। क्लाइंट नाराज़ हो जाएगा, वो कहेगा तुमसे नहीं किसी और से ऑडिट कराऊंगा। किसी और से आने ऑडिटर के पास जाएगा, उसने भी क्या फेट पड़ा हुआ होगा, वो कहेगा नहीं भाई हम तो ओपिनियन ही देंगे। जब पूरी इंडस्ट्री में उसे समझ आ जाएगा कि उसे मिलनी ही ओपिनियन है, तो वो समझ जाएगा कि ठीक है जी 40 लाख रुपए मैं ओपिनियन के दे रहा हूँ, मैं कंक्लूजन के नहीं दे रहा, हतमी राय नहीं है, ये एक बंदे ने ओपिनियन दिया है। तो इसको हम कहते हैं ये ऑडिट की लिमिटेशंस हैं। अगर हम लिमिटेशंस को थोड़ा तेज़ी से देखने की कोशिश करें, लिमिटेशन थोड़ा सा एंड के करीब आती है, लेकिन अगर हम इसे, ऑडिट की कॉस्ट हाई हो सकती है। तो ऑडिट जितनी बड़ी टीम लेके जाएगा, जितनी देर का ऑडिट करेगा, उतना ज़्यादा खर्चा पड़ेगा क्लाइंट को। तो शायद आप एक ख़ास लेवल से बड़ी टीम नहीं ले जा सकते, और शायद आप एक ख़ास टाइम से ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। डिसरप्शन कॉस्ट टू कंपनी स्टाफ ड्यूरिंग ऑडिट। आप ऑडिट कर रहे हैं, जिनका ऑडिट कर रहे हैं वो आवाज़, ऑडिट कौन करवा रहा है? बड़े, वो शख्स जिसको अपने बाप की कंपनियां मिली थी और उसका पूरे पाकिस्तान में बिजनेस है, वो ऑडिटर को लेके आया है। और ऑडिटर ऑडिट किसका कर रहा है? जी आवाज़, अभी आवाज़ बेहतर है? अभी आवाज़ बेहतर है? ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं, ज़्यादा गूंज नहीं रही, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अभी आवाज़ कैसी है? अब आवाज़ कैसी है? ठीक है, चलें, फिर भी मसला है तो फिर आपने फीडबैक दे देना है। ऑडिट जब आप कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं मैनेजमेंट का ऑडिट। आप स्टाफ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रहे हैं, स्टाफ के बनाए हुए। तो
आप लोगों के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे मुझे ये डाटा दिखाओ, ये डाटा दिखाओ, ये डाटा दिखाओ। साल ख़त्म हो गया था 30 जून को, आप ऑडिट कर रहे हैं जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। आप अगस्त में जाके उससे कह रहे हैं जनवरी की फाइलें दिखाओ, और वो अगस्त में अगस्त की अकाउंटिंग कर रहा है। वो अपना काम भी करेगा और पीछे के रिकॉर्ड आपको भी दिखाएगा। तो जितना मर्जी वो ताउन कर ले, वो एक ख़ास लेवल से ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं देगा जो उनका स्टाफ मेंबर है। तो ऑडिटर को दिक्कत होगी, उस दिक्कत की वजह से उसका टाइम लगेगा। तो लिमिटेशन में से एक लिमिटेशन ये है कि उसको डिस्ट्रप्शन होती है ऑडिट के प्रोसेस के दरमियान। देन सब्जेक्ट मैटर, वो जो मुद्दा है, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसी के अंदर कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनकी ट्रुथ और फेयरनेस आपको नहीं पता लगती बड़े आगे तक। क्या मतलब? भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट में लिखा हुआ है 22 लाख रुपए प्रोविजन फॉर बैड डेट। ये कैसे पता लगेगा कि वाकई इनके 22 लाख के होंगे या कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं? एक्चुअल होंगे तो पता लगेगा ना। तो जब होंगे तब तक तो ऑडिट खत्म हो चुका होगा, तब 30 जून पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा इस एसी की यूज़फुल लाइफ 15 साल है, क्या एग्जैक्टली 15 साल पूरे होने पे मर जाएगा? 17 साल चल सकता है, 12वें साल भी ख़त्म हो सकता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो डेप्रिसिएशन की फिगर है, क्या वो एब्सोल्यूट है? क्या वो 100% यकीनी है? प्रोविजन फॉर बैड डेट 100% यकीनी है? तो जब आप ऑडिट करके फाइनेंशियल्स को देख रहे हैं, फाइनेंशियल्स में ही कुछ चीज़ें एस्टीमेट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनको अपने अकाउंट्स पे पूरा भरोसा नहीं है। आप कसम खा लें जाके कि सारी चीज़ें ठीक हैं। तो सम आइटम इन सब्जेक्ट मैटर माइट बी एस्टीमेट्स जिनका ट्रुथ एंड फेयरनेस तब तक नहीं पता लगेगा जब तक आप फ्यूचर में ना चले जाएं। फिर जिसने फ्रॉड करना है वो तो जान के फ्रॉड को छुपाएगा। तो आप जितना मर्जी भरपूर ऑडिट कर लें, फ्रॉड करने वाले ने तो चीज़ों में बहुत खूबसूरत सी टेक्निक लगा लगा के फ्रॉड को छुपा दिया होगा। तो शायद आप बहुत सारे फ्रॉड भी नहीं पकड़ सकेंगे। फिर आप सैम्पलिंग पे काम करते हैं, फिर आप क्लाइंट के सिस्टम पे जितना मर्जी भरोसा कर लें, जितना मर्जी उनके सिस्टम रोबस्ट हों, कहीं ना कहीं उसमें भी कोई इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं। और फाइनली सबसे बड़ा मसला, हमें जो एविडेंस मिलता है वो कंक्लूसिव नहीं होता, परसुएसिव होता है। ये अजीब सी बात हो गई। इसको बंद करते हैं, लाइट ओपन करते हैं। 3, ये ऑडिट के बारे में आपको पता ऑडिट होता कब है? ईयर एंड के आसपास हो रहा होता है। ईयर एंड के आसपास का मतलब है, फर्स्ट करें सन 2024 की बात करें, 2024 का ईयर एंड कब हुआ होगा? 30 जून। इन दिनों ऑडिट चल रहा होगा। जब इन दिनों ऑडिट चल रहा होगा तो 2023 का ईयर शुरू कब हुआ होगा? 1 जुलाई 2023 को। तो जो अगस्त 2023 में एक सेल हुई होगी, क्या ऑडिटर मौजूद था वहाँ? अगस्त 2024 में अगर एक ऑडिटर ये जानना चाहता है कि अगस्त 2023 में एक सेल हुई थी या नहीं हुई थी, तो वो कैसे ढूंढेगा? रसीद देखेगा। रसीद को देख के उसे मानना पड़ेगा कि इस दिन ये हरकत हुई होगी। वो वहाँ 100% खुद मौजूद नहीं था, तो इसको मिलने वाला जो एविडेंस है वो कंक्लूसिव तो ना हुआ। ये एनी शाहिद तो नहीं है ना उस वाक़े का, इसके पास तो एविडेंस आ रहा है। इस एविडेंस की बेस पे से गुमान करना पड़ेगा कि उस दिन ऐसा हुआ होगा। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ऑडिट का ये है कि आपको जो मिलने वाला एविडेंस है वो कंक्लूसिव, हतमी नहीं होता, परसुएसिव होता है। आप परसुएड हो रहे होते हैं कि आप इसको मान लें। हमने आते साथ ही ना बोर बातें शुरू कर दी, ऑडिट की लिमिटेशंस की बात कर दी। हमें बात करनी चाहिए थी इसके फ़ायदों की, जैसे आप लोग चहक जाते फ़ौरन से कि ऑडिट का कोई फ़ायदा है? ओपिनियन दे रहा है, ओपिनियन देने से ऐसा क्या फ़ायदा मिलना है आपको? क्या होगा? क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी बस जी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट राज़ी हो जाएगी, शेयर होल्डर खुश हो जाएंगे, ओनर्स खुश हो जाएंगे, मैनेजमेंट पे चेक एंड बैलेंस आ जाएगा, इंटरनल कंट्रोल्स का पता लग जाएगा। तो इस सबसे एक बात तो समझ आ रही है, ऑडिट कराते रहना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो कंपनी के अंदर बैठे हैं वो तो गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। अब कंपनी के बाहर एक बंदा 5 करोड़ लगाना चाह रहा है कंपनी पे, तो वो 5 करोड़ ऐसी कंपनी पे लगाएगा ना जहाँ उसका पैसा उसको अच्छा रिटर्न मिले।
इसका वो अंदाज़ा किस डॉक्यूमेंट को देख के लगाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रखा होगा कि इतनी इक्विटी थी, हमने इतना जनरेट किया। अगर वो फाइनेंशियल ही झूठी बनी हुई हो, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन तो तबाह हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट का डिसीजन इसका तब अच्छा होगा जब फाइनेंशियल्स काबिल भरोसा हों। तो अगर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बाहर से एक कॉम्पिटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने आके, उनके 8-10 बंदों ने आके चेक किया और चेक करने के बाद ओपिनियन दिया कि हमें लग रहा है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फाइनेंशियल सही बने हुए हैं। अब 100% तो एश्योरेंस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो एक कॉम्पिटेंट फर्म ने आके कहा हमारा ख्याल है चीज़ें ठीक हैं, तो आपको हौसला हो जाएगा और वो बंदा 5 करोड़ इन्वेस्ट कर देगा। फिर गवर्नमेंट को डर लग रहा है कि झूठ तो नहीं बोल रहे ये लोग अकाउंट्स में। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने कह दिया कि हमारे ख्याल में चीज़ें सही हैं, तो गवर्नमेंट कंफर्म हो जाएगी, इन्वेस्टर तसल्ली में आ जाएंगे। अच्छा, कंपनी के अपने बड़ों को याद है वो बंदा जिसको नहीं पता था कि मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, जब ऑडिटर कहेगा कि हाँ भाई तुम्हारे लोगों ने ये जो फाइनेंशियल्स बनाए हैं ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, तो वो भी ईजी हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? तो ऑडिट के तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कुछ लीगल फ़ायदे हैं, कुछ अदर देन लीगल फ़ायदे भी हैं। भाई फाइनेंशियल्स पे तो कंफर्ट आ ही गई। जब सारे स्टाफ को पता है कि एंड पे एक ऑडिटर ने आना है, तो वो डरेंगे, बेईमानियां कम करेंगे। जब एक ऑडिट होगा तो ऑडिट होने से ये भी पता लग जाएगा कि हमने कानूनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं नहीं, और ये भी पता लग जाएगा कि हमारी गवर्नेंस भी बेहतर है या नहीं। जब ऑडिटर आके क्लीन रिपोर्ट दे के जाएगा तो दोस्त शाविद जो बड़े हैं इदारे के, उनको कहीं ना कहीं नीचे के लोगों पर गर्व होगा, खुशी महसूस करेंगे, अच्छा लगेगा उन्हें। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ऊपर के लोग और नीचे के लोग एक दफ़ा से डिफाइन ही कर लेते हैं। जो लोग अकाउंट्स बना रहे हैं और इस काम के ज़िम्मेदार हैं उन्हें हम कहते हैं मैनेजमेंट। और जो ऊपर के लोग हैं, मैं ऊपर का लोग क्यों कह रहा हूँ, मैं ओनर बोल दूँ? नहीं सर, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने कहा एंटिटी का ऑडिट होता है, और आपने ही कहा था एंटिटी किसी भी चीज़ को कहते हैं। तो ओनर का वर्ड तो सोल प्रोप्राइटर में इस्तेमाल होता है, कंपनी में तो ओनर बोलते ही नहीं, हम शेयर होल्डर बोल देते हैं या डायरेक्टर्स बोल देते हैं। तो गवर्नमेंट के केस में हम क्या बोलें? गवर्नमेंट में कौन है वो लोग जो कि निज़ाम को चला रहे हैं? असल में नहीं बताना पता लगे हमें वीडियो सेंसर करनी पड़ जाए कि कौन लोग निज़ाम को चला रहे हैं, मतलब जो उस रेलेवेंट डिपार्टमेंट को हेड कर रहे होंगे। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने एक कॉमन वर्ड्स बोलने हो उनके लिए जो ओनर्स हैं या ओनर के बिहाफ पे निज़ाम को चला रहे हैं, तो हम वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे दोज चार्ज विद गवर्नेंस। वो 10% जो मेरी अजम्पशन है कि आपको ऑडिट आता है, तो मैं बहुत गहराई में नहीं उतार रहा। तो दोज चार्ज विद गवर्नेंस कौन है? या तो वो ओनर्स हैं या वो ओनर्स के वो नुमाइंदे हैं जिनको ओनर्स ने बिठाया हुआ है कि तुम जाके हमारे बिहाफ पे कंपनी चलाओ। अब कंपनी की हैं 17,000 शेयर होल्डर्स। इन 17,000 शेयर होल्डर्स ने 10-12 लोगों को कंपनी में भेज दिया डायरेक्टर बना के कि तुम हमारे बिहाफ पे कंपनी चलाओ। तो ये वो हैं जिनको हम कहेंगे दोस्त चार्ज विद, जिनको गवर्नेंस दी गई। तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का तर्जुमा हमेशा ओनर्स नहीं है, इसका तर्जुमा है ओनर्स या जिनको ओनर्स ने डेलीगेट किया है कि आपने निज़ाम चलाना है। तो ऊपर की जो टॉप मैनेजमेंट है, सीनियर मोस्ट मैनेजमेंट, जिसने ओनर्स के बिहाफ पे नुमाइंदगी करनी है, वो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है। वो एक स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है, वो एक यूनिवर्सिटी का बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हो सकता है, वो एक कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, वो एक सोल ट्रेडर इदारे में ओनर हो सकता है। तो एनीवन जो उस इदारे की केयर टेकिंग कर रहा है और एक ओनर या ओनर का नुमाइंदा बन के चला रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? दोस्त चार्ज विद। तो ऑडिटर मैनेजमेंट को ऑडिट करेगा और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को रिपोर्ट देगा, और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को ये तसल्ली हो जाएगी कि मैनेजमेंट ने अपनी लीगल ड्यूटीज़ भी अदा की हैं सही से, और मैनेजमेंट ने अपनी गवर्नेंस ड्यूटीज़ भी सही से अदा की हैं। यहाँ तक बात समझ आ रही है? कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक किसी भी वर्ड में? सारे वर्ड्स क्लियर हैं? अब किताब से थोड़ा सा ऑडिट के फ़ायदे भी पूछ लेते हैं और कुछ कीवर्ड्स भी पूछ लेते हैं, और ऐसे में हमें 3 एक दफ़ा प्रेस करना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह। स्टैट्यूटरी ऑडिट के फ़ायदे: इंक्रीजेज द क्रेडिबिलिटी ऑफ पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है? कंफर्म कर देती है मैनेजमेंट को कि उन्होंने अपना काम सही से अदा किया है। अश्योरेंस दे देती है मैनेजमेंट को कि उन्होंने नॉन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, वो जो गवर्नेंस वगैरह की हैं, एक तो स्टैट्यूटरी है ना जो कानून ने कहीं, एक है उनकी गवर्नेंस बेहतर थी नहीं थी, निज़ाम सही चला रहे थे, उस पर तसल्ली हो गई। फीडबैक मिल जाता है कि हमारे इंटरनल कंट्रोल्स अच्छा काम कर रहे हैं।
कि इंटरनल कंट्रोल वीक या हल्के हैं तो ऑडिटर उनके बारे में रिकमेंडेशन भी दे सकता है, और मैनेजमेंट को हेल्प मिल जाती है अपने रिस्क, और जहाँ जहाँ परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं, जो रिस्क कम कर सकते हैं उधर हेल्प मिल जाती है, और जो परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए वहाँ हेल्प मिल जाती है। तो दुनिया को तसल्ली हो गई अकाउंट सही बने हुए हैं, हेड्स को तसल्ली हो गई कि हमारे नीचे वाले सही काम कर रहे हैं, लोगों को तसल्ली हो गई कि हमें क्लीन चिट दे दी गई है, और सब के सब फ़ायदे में। ये हमें फ़ायदा समझ आए। कुछ वर्ड्स किताब हमें बताना चाह रही है, फॉर एग्जांपल ट्रू एंड फेयर, मटेरियलिटी और स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप, स्टीवर्ड के दो तर्जुमे होते हैं। एक स्टीवर्ड कहते हैं चरवाहे को, चरवाहा समझते हैं, बकरियों का एक गौल एक लेके जा रहा होता है बंदा, तो जो उन्हें डायरेक्शन दे रहा होता है पीछे पीछे सोटी के साथ, वो स्टीवर्ड होता है। दूसरा ये वर्ड इस्तेमाल होता है बहरी जहाज़ के कॉन्टेक्स्ट में, कि बहरी जहाज़ का एक कैप्टन होता है जो ओवरऑल इंचार्ज होता है, और एक बंदे को उसने पहिए पे खड़ा किया हुआ होता है जो पहिए को घुमा रहा होता है, वो स्टीवर्ड कहलाता है। स्टीवर्ड इज समवन जो इदारे को डायरेक्शन दे रहा है। तो ऑडिट का एक फ़ायदा ये होता है कि हमें पता लग जाता है कि इदारे के स्टीवर्ड सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान का ऑडिट हो, गवर्नमेंट का ऑडिट हो, और ऑडिटर एक अच्छी रिपोर्ट दे, तो हमें हौसला होगा कि हमारे स्टीवर्ड्स जो डायरेक्शन दे रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक कंपनी का ऑडिट होगा तो शेयर होल्डर्स को हौसला होगा कि हमारे डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट कंपनी को बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। तो बस किताब ने हल्की सी डिस्कशन की कि एक स्टीवर्डशिप रोल होता है मैनेजमेंट का, और दोषावित गवर्नेंस का स्टीवर्डशिप रोल है, और ऑडिट से फ़ायदा ये होता है कि हमें तसल्ली हो जाती है काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। देन किताब ने डिस्कस किया ट्रू एंड फेयर को। ट्रू क्या होता है? फ्री फ्रॉम एरर, और फेयर अनबाइस्ड, अंडरस्टैंडेबल। तो ट्रू सच्चे को कहते हैं और फेयर सुथरे को कहते हैं। तो ट्रू का मतलब है सच, और फेयर का मतलब है साफ सुथरा सच। अब सच में और अनबाइस्ड में थोड़ा सा फ़र्क है। मैं इसकी टिपिकल एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि अगर किसी ने 15 लाख की गाड़ी को 15 लाख पे दिखाया है तो हम कहेंगे ट्रू दिखाया, लेकिन उस गाड़ी को करंट एसेट्स में दिखा दिया, उसने फेयर नहीं किया। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रुथ और फेयरनेस दोनों होनी चाहिए। ऑडिटर ने एक्यूरेसी भी देखनी है, प्रेजेंटेशन भी देखनी है। ये भी देखना है कि फाइनेंशियल सही बने हुए, और ये भी देखना है कि इन फाइनेंशियल्स को देख के क्या यूज़र सही से समझ भी पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो फाइनेंशियल्स क्या होने चाहिए? ट्रू एंड फेयर व्यू देते हुए होने चाहिए। ऑडिटर ने ये चेक करना है। इसके ऊपर बहुत डिबेट हमारी आगे भी चलती रहेगी। फिर मटीरियलिटी, किताब अकाउंटेंट्स को समझाना चाह रही है मटीरियलिटी क्या होती है। क्या मैं इसको उस 10% में काउंट करूँ, या ये ऊपर के 90% में जो मैंने बताना है 10% में काउंट कर लूँगी, आपको पता होगा। वो अमाउंट या अमाउंट्स जिसकी मिसस्टेटमेंट या जिसकी ओमिशन यूज़र के इकोनॉमिक डिसीजंस को मुतासर कर सकती हो, मटीरियल है। तो अकाउंट्स बनाते हुए भी मटीरियलिटी जहन में रखनी होती है, तो ऑडिट करते हुए भी मटीरियलिटी हमने जहन में रखनी होती है। मटीरियलिटी पे आगे बहुत दफ़ा बात होगी। तो ये किताब में जब ये वाला पोर्शन शुरू में आएगा ना, तो आपने बस इसको मुस्कुराते हुए तेज़ी से पढ़ लेना है। किताब अगले स्टेप में दाखिल होती है और डिबेट करती है अश्योरेंस के ऊपर। अश्योरेंस किसे कहते हैं? अश्योरेंस कहते हैं कॉन्फिडेंस को। अब वापस पीछे हैं, लेक्चर के स्टार्ट में हमने बात की थी, जिसको दुनिया ऑडिट कहती है उसको हम अपनी ज़बान में एश्योरेंस कहते हैं, और हम किसे ऑडिट कहते हैं? फाइनेंशियल। तो अगर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कॉन्फिडेंस देना होगा लोगों को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तसल्ली देनी होगी, तो मैं ऑडिट कर रहा हूँ। और अगर मैंने किसी भी चीज़ पे तसल्ली देनी होगी, इसका मतलब एश्योरेंस बड़ा वर्ड है। ऑडिट एश्योरेंस का एक हिस्सा है। एश्योरेंस का मतलब है आप किसी भी चीज़ पे तसल्ली दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि ये चीज़ सही है। और ऑडिट में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नामी चीज़ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नामी चीज़ के साथ मैच करके लोगों को ऑडिट रिपोर्ट जैसी चीज़ में तसल्ली दे रहे हैं। तो एक ख़ास किस्म की एश्योरेंस है ऑडिट। अदरवाइज एश्योरेंस ग्लोबल है। एश्योरेंस का मतलब है कॉन्फिडेंस। एश्योरेंस के 3 लेवल होते हैं, और एक लेवल का तो किताब ने जिक्र ही नहीं किया कि गुना लगेगा। एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस मना है, हम दे ही नहीं सकते। हम 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते। हम या तो बहुत अच्छी एश्योरेंस दे सकते हैं या दरमियानी एश्योरेंस दे सकते हैं। बहुत अच्छी एश्योरेंस को हम कहते हैं रीजनेबल एश्योरेंस, और दरमियानी एश्योरेंस को हम कहते हैं लिमिटेड। लिमिटेड को मॉडरेट एश्योरेंस भी कहते हैं। तो ऑडिट में इतना सारा काम, इतनी मेहनत करने के बाद हम जो एश्योरेंस देते हैं, हम थोड़ा सा उसे
रीजनेबल कह देते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब है आपने थोड़ा सा ज़्यादा वर्किंग की है। इन तीनों का फ़र्क मैं एक स्लैंग एग्जांपल से समझाता हूँ रेगुलर क्लासेस में, कि अगर कोई आके पूछे हाँ भी तुम्हारा भाई कैसा आदमी है, तो मैं कहूँगा मैं बचपन से उसके साथ हूँ, कसम खा के कहता हूँ, वो झूठ नहीं बोलता। शायद मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे दूँगा उस बंदे के बारे में जिसके साथ मैंने ज़िंदगी के उतने साल गुजारे होंगे। कोई मेरे से एक गहरे दोस्त के बारे में पूछे बताओ कैसा है, मैं कहूँगा मेरे ख्याल से वो एक अच्छा आदमी है। अब मैं कसम नहीं खाऊँगा, मैं उसे बहुत अच्छा जानता हूँ लेकिन भाई जितना अच्छा नहीं जानता, तो मैं उसे हाई लेवल की एश्योरेंस दे सकता हूँ, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। तो रीजनेबल एश्योरेंस कैसी एश्योरेंस है? हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। तो मैं कहूँगा मेरे ख्याल में अच्छा आदमी है। अब अगर कोई मेरे से मेरे कज़न के बारे में पूछे जो कि जिससे मेरी मुलाकात ज़िंदगी में 3 या 4 दफ़ा हुई हो, कोई पूछे वो कैसा आदमी है, तो शायद मैं ये नहीं कहूँगा मेरे ख्याल में अच्छा आदमी है, ये तो बड़ी हाई लेवल की एश्योरेंस हो जाएगी। तो हो सकता है मैं कहूँगा मैं जितना कोई उसे मिला हूँ, मैं जितना कोई उसे जानता हूँ, अपेरेंटली मैंने उस दौरान उसमें कोई गलती नहीं देखी। अगर मैंने अच्छी ओपिनियन भी देनी होगी तो बड़ी सहम के डर के बात करूँगा। क्या कहूँगा, मैं जितना कोई उसे जानता हूँ, जितना मैं उससे मिला हूँ, जितना मुझे उसके बारे में पता है, मुझे नहीं लगता कि उस दौरान उसने कोई गलत हरकत की। क्या मैंने कह दिया वो बहुत अच्छा आदमी है? क्या मैंने कह दिया वो बहुत बुरा आदमी है? मैंने बात तो अच्छी की है लेकिन टोन नेगेटिव थी। मैं नहीं जानता कि अच्छाई नहीं है, मुझे नहीं पता कि कोई मसला है। सेम गोज़ विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने आते हैं तो वो कहते हैं कसम खा के को, आप कहते हैं नहीं इनहेरेंट लिमिटेशन है, कसम नहीं खा सकता। वो कहते हैं हम चलो तुमसे ऑडिट करवाते हैं, 4 महीने लगाओ, मेहनत करो और मेहनत करने के बाद ओपिनियन दो। 4 महीने तक हम 10-12 बंदों की टीम के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो अब हम एंड पे पॉजिटिव ओपिनियन देते हैं, इन आर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, रीजनेबल एश्योरेंस। लेकिन इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सम टाइम अगला बंदा हमें टाइम बड़ा कम देता है। वो कहता है भाई 5-6 दिन है आपके पास, तो हम कहते हैं 5-6 दिन में हम ऑडिट नहीं कर सकते, हमसे थोड़ी हल्के लेवल की सर्विस ले लो। वो कहते हैं वो हल्की सर्विस क्या है? हम कहते हैं रिव्यू। रिव्यू में क्या होगा, एक कंपनी ने अगर अपने अकाउंट्स बनाए हैं और वो उसको कहीं गवर्नमेंट को जमा कराने लगे और उनको डर है कि कोई मोटी मोटी गलती ना रह गई हो, तो एक ऑडिट फर्म से कहेंगे यार 3-4 दिन तक इसे देखो, अपेरेंटली कोई गलती नज़र आए तो बता देना, ना नज़र आए तो कह देना कि ओके लग रहा है। अब 3-4 दिन देखने के बाद 3-4 दिन में उसके टोटल देख लेंगे, मोटे मोटे डिस्क्लोजर चेक कर लेंगे, हल्की फुल्की रेशियो एनालिसिस कर लेंगे, हल्का फुल्का उनसे इंक्वायरी कर लेंगे। अब क्या मैं कहूँगा इन माई ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू? मैं कहूँगा मैंने जितना देखा है मुझे अपेरेंटली गलती नज़र नहीं आई। मैंने ये नहीं कहा गलती है नहीं, मैंने जितना देखा है मुझे गलती नज़र नहीं आई। तो मेरे अल्फाज नेगेटिव होंगे, नथिंग हैज़ कम टू माई अटेंशन दैट कॉज मी टू बिलीव कि फाइनेंशियल्स ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा किताब से पूछते हैं, ये हमें रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड के बारे में क्या बताते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस है। हाई एश्योरेंस है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, जो प्रैक्टिशनर देता है पॉजिटिव फॉर्म में। यहाँ प्रैक्टिशनर बोल दिया, ऑडिटर क्यों नहीं बोला? एश्योरेंस है ना, तो दुनिया में कई तरह की रीजनेबल एश्योरेंस हो सकती है, लेकिन मैंने आपको अपने ऑडिट के बारे में बताया कि हमारा ऑडिट रीजनेबल एश्योरेंस की किस्म है। एग्जाम्पल, इन आर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर। और अगर उसकी एश्योरेंस हो लिमिटेड का एक और लफ्ज़ होता है मॉडरेट, इसका एक तीसरा लफ्ज़ होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव एश्योरेंस बोलें, मॉडरेट एश्योरेंस बोलें या लिमिटेड एश्योरेंस बोलें, बात बराबर है। एक मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस जो एक प्रैक्टिशनर का कंक्लूजन दे रहा होता है नेगेटिव फॉर्म में, ये उन सिचुएशन में नेसेसरी होता है जहां अकाउंटेंट या ऑडिटर अब सफिशिएंट एविडेंस हासिल ना कर सके कि वो इतना एविडेंस हासिल कर ले कि वो पॉजिटिव एश्योरेंस दे दे, तो फिर वो क्या करता है? नेगेटिव एश्योरेंस। बेस्ड ऑन आवर रिव्यू, nothing has come to our attention that cause us to believe that accompanying financial statement do not give a true and fair view. कोई मेरे से पूछे कि आज की ऑडिट की क्लास कैसी गई, तो मैं कहूँगा सारे बच्चे मेरे सामने थे, थ्रू आउट में क्लास में था, बड़े अच्छे तरीके से बात सुनते रहे, समझते रहे, और मैं बड़ा खुश हूँ कि हमारी क्लास बहुत अच्छी गई। तो शायद मैं एब्सोल्यूट के बहुत करीब की बात कर रहा हूँ।
मैनेजमेंट में एक बंदा बैठा कैमरे से इस क्लास को ऑब्जर्व कर रहा हो और बाहर लोगों से पूछ रहा हो कि कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही, उससे को पूछे आज आबदी साहब की ऑडिट की क्लास कैसी हुई, कहेगा मेरे ख्याल में सब सही रहा। और अभी मैंने कहा कि जब 10 मिनट की ब्रेक होगी तो मैं जल्दी से जाके ज़रा उधर देखूंगा कि वो ड्राफ्टिंग वाली क्लास का क्या बना, और मैं मोटा मोटा सा आइडिया लेके वापस आ जाऊंगा। अब मेरे से कोई पूछेगा वो क्लास कैसी हुई जो 1 घंटे 1.5 घंटे टाइप की थी, तो मैं कहूँगा मुझे लग नहीं रहा कि वहाँ पे कोई अपेरेंटली बड़ा मसला हुआ है। मैंने उसको 1.5 घंटे तक नहीं देखा कैमरे पे, और मैं क्लास के अंदर भी मौजूद नहीं था। इधर मैं क्लास के अंदर मौजूद था, मैं एब्सोल्यूट के करीब पहुँच गया। जो कैमरे पे पूरी क्लास को देख रहा था वो रीजनेबल एश्योरेंस तक पहुँच गया, और जिसने जाके बस मोटा मोटा जायज़ा लिया और वापस आ गया, तो मैं कहूँगा मैंने जितना देखा मुझे अपेरेंटली कोई गड़बड़ होती नज़र नहीं आई। नथिंग हैज कम टू माई अटेंशन दैट कॉज मी टू बिलीव। ये नेगेटिव एश्योरेंस मैंने ली थी आखिरी दिन जब आप ड्राफ्टिंग के सेशन में आए थे, जब आप लोगों ने पिछले दिन अचानक से बिरयानी की फरमाइश कर दी थी। पता नहीं आप कुछ याद है? हाँ, खा के तो किसी को याद नहीं होता। ठीक है, अब वो नेगेटिव एश्योरेंस थी, चूँकि मैं मौके वारदात पे मौजूद नहीं था, तो मैं बाहर से आके बीच में, बल्कि एक आध दफ़ा जो है ना वो अंदर झांक रहा था, तो सर ने मुझे देख लिया, वो बाहर आ गए। तो मैंने पूछा वो क्या बना बिरयानी का? कहते बच्चे शोर मचा रहे हैं, मैं नहीं मंगवा रहा। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मासूम बच्चे हैं ज़रा थोड़ा सा। तो खैर वो एश्योरेंस थी वो नेगेटिव एश्योरेंस थी कि बस बाहर से आके झांका, मोटा मोटा सा आइडिया लिया, और मैंने कह दिया कि मुझे नहीं लग रहा कि कोई गड़बड़ हुई होगी। अब ये और बात है कि उस टाइम पे वो बॉक्स तैयार हुए, वो फिर आए, फिर आप लोगों ने कहा हम तो बिरयानी खाए बगैर जाएंगे ही नहीं, फिर आप लोग किसी और कमरे में बैठ के इंतज़ार करते रहे। पता नहीं, मतलब कुछ मैंने ऐसा सुना कि जो है ना वो बिरयानी की वजह से आपने जो है ना टाइम गुजारा। हालांकि अगर हम क्लास एक्सटेंड कर रहे होते ज़्यादा पढ़ाने के लिए, तो पता नहीं वो टाइम आप गुजार पाते हैं या नहीं। चलें, खैर, तो अब समझ आया नेगेटिव एश्योरेंस किसे कहते हैं। वो जो वो बाहर बैठे बैठे अंदाज़ा लगा के मैंने टिक लगा दिया कि मुझे अपेरेंटली नहीं लग रहा कि गड़बड़ हो रही है, हालांकि गड़बड़ ये हुई कि वो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आवाम बड़ी खुश थी उस पर। जी जी, लिमिटेड एश्योरेंस और रिव्यू में क्या फ़र्क है? लिमिटेड एश्योरेंस और रिव्यू में क्या फ़र्क है? लिमिटेड एश्योरेंस, अभी मैंने थोड़ी पहले एक एग्जांपल दी, लिमिटेड एश्योरेंस थी, क्या इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे? नहीं थे। दुनिया में एश्योरेंस 1500 तरह की हो सकती है, 1500 तरह की एग्जांपल्स हो सकती हैं। हो सकता है उनमें से 700 ऐसी एग्जांपल्स हों जो रीज़नेबल किस्म की एश्योरेंस हो, और 800 ऐसी एग्जांपल्स हों जो रिव्यू किस्म की एश्योरेंस हो, और ये लिमिटेड किस्म की। तो इसी तरह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ना 2 असाइनमेंट्स बहुत मशहूर हैं। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक ऑडिटर बहुत डिटेल से, तसल्ली से, लंबे टाइम के लिए देखता है ज़्यादा टीम के साथ, तो वो होती है ऑडिट। तो इस ऑडिट को एश्योरेंस के अंदर कहाँ फिट करेंगे? ये एश्योरेंस की रीज़नेबल वाली किस्म में चली जाएगी। अच्छा, रिव्यू में हम बहुत थोड़ा सा काम करते हैं, तो आप पूछें सर इस रिव्यू को कहाँ डालें, तो मैं कहूँगा ये रिव्यू लिमिटेड एश्योरेंस के अंदर क्लासीफाई कर दो। तो लिमिटेड एश्योरेंस एश्योरेंस की किस्म है जिसकी सैकड़ों एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल है हमारा रिव्यू। रीजनेबल एश्योरेंस एश्योरेंस की किस्म है जिसकी सैकड़ों एग्जांपल में से एक एग्जांपल है ऑडिट। एश्योरेंस कई चीज़ों पे दी जा सकती है। तो एश्योरेंस में आपके क्या अल्फाज हैं? बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन। इस रिव्यू की बेस पे हमारे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं आया दैट कॉजेज अस टू बिलीव, जिससे हमें ऐसा लगे दैट अकम्पेनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो गिवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। हमने जितना फाइनेंशियल्स देखे हैं हम नहीं जान सके कि ये ठीक नहीं है। इसका दूसरा मतलब क्या है? शायद ठीक हो। एक है मेरा ख्याल है ठीक है, और एक है शायद ठीक हो, तो थोड़ी हल्की एश्योरेंस हो जाती है। अभी भी एश्योरेंस थोड़ा सा ग्लोबल वर्ड है, हमें नहीं समझ आ रहा। एश्योरेंस को समझाने के लिए कुछ और यूनिवर्सल एग्जांपल्स भी होती हैं। जैसे एक ज़माने में हमें तो बड़ा प्रैक्टिकल फेस करना पड़ा जब कोविड हुआ। कोविड ख़त्म होने के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि अब कॉलेजेस ओपन होंगे, लेकिन SOPs के साथ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के साथ। वो क्या थे? उन्होंने हमें एक लिस्ट थमा दी और लिस्ट में लिखा था कि हर कुर्सी के बाद 2 कुर्सियों पे आपने क्रॉस लगाना है और फिर चौथी कुर्सी पे बंदा बैठाना है। फिर कॉलेज में जहाँ जहाँ लाइनें लगनी है वहाँ आपने दरमियान में दायरे लगा देने और 2 दायरों के दरमियान 6 फुट का फासला होना चाहिए। कॉलेज के बाहर आपने बैरियर लगा देने और वहाँ पे सैनिटाइज़र मौजूद होना चाहिए।
बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना है कि मास्क पहन के आएँ, और अगर कोई नहीं पहन के आया तो बाहर से या उसे वापस कर दें, या कॉलेज वाले उसे मास्क बेचें, या उसे मास्क दें और मास्क के बगैर वो अंदर ना आए। कॉलेज के अंदर फलाना फलाना तरह का स्प्रे इतनी दफ़ा हुआ वो होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एसओपीज़ की एक लिस्ट दे दी। अब हम हो गए मैनेजमेंट वाले, और हमें उन्होंने कहा जी आप इन एसओपीज़ को फॉलो करेंगे तो हम आपको इजाज़त देंगे, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कॉलेज तो कहेगा हम फॉलो करेंगे, क्या एक कॉलेज कहेगा नहीं हमने नहीं फॉलो करना है, वो खोलने देंगे कॉलेज? तो हम तो कहेंगे कि हम ऐसा करेंगे। गवर्नमेंट को हम पे भरोसा नहीं था। गवर्नमेंट ने कहा हमारा एक ऑडिटर आएगा, वो चेक करेगा कि आपका कॉलेज खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए। अब उन्होंने हमें टास्क दे दिया कि आपने ये एसओपीज़ फॉलो करने हैं। हमने उन एसओपीज़ के मुताबिक कॉलेज में वो सारा काम किया। अब गवर्नमेंट के बंदे ने आके ये अश्योरेंस दी गवर्नमेंट को कि इन्होंने एसओपीज़ को फॉलो किया है। तो इसमें और ऑडिट में फ़र्क समझ आ रहा है। ऑडिट एक ख़ास किस्म की असाइनमेंट है जिसमें अकाउंट्स के ऊपर एश्योरेंस दी जा रही है, और इसमें कॉलेज के रूल्स के ऊपर एश्योरेंस दी जा रही है। एश्योरेंस थोड़ा बड़ा वर्ड हो गया, थोड़ा सा इसको समझते हैं कि एश्योरेंस में है क्या। एश्योरेंस में 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो 3 तरह के लोग होने चाहिए। वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो तसल्ली दे रहा है, वो जो बाहर से एक इंडिपेंडेंट बंदा आ रहा है। फिर एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होनी चाहिए जो जिम्मेदार थी वो काम करने के लिए। एसओपी फॉलो करने के लिए हम जिम्मेदार थे, हम रिस्पॉन्सिबल पार्टी बन गए। प्रैक्टिशनर कौन हो गया? वो गवर्नमेंट का बंदा जो आके चेक करता। इंटेंडेड यूजर्स जिसके लिए एश्योरेंस दी जा रही है, स्टूडेंट्स, वालिदैन, गवर्नमेंट। इनको तसल्ली चाहिए थी ना कि ये कॉलेज फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा रूल्स को। देन एक सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। हर एश्योरेंस में कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर एश्योरेंस दी जा रही है। इस वक्त मुद्दा ये है कि क्या कॉलेज ने कोरोना के हिसाब से अपने आप को तैयार किया या नहीं किया। कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे प्रैक्टिशनर आके मैच करे इदारे को और देखे वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एसओपीज़। देन एक एविडेंस होगा। वो जो बंदा आएगा वो मैयर करेगा गोलों के दरमियान का फासला, वो ऑब्ज़र्व करेगा लोगों को एंटर होते हुए मास्क लगाते हुए, वो सैनिटाइज़र की तादाद देखेगा, वो क्लास में आके कुर्सियों पे लगे हुए क्रॉस देखेगा, क्लास में बैठे हुए बच्चों के दरमियान फासला देखेगा, एविडेंस हासिल करेगा। जब ये सारे काम हो जाएंगे तो वो एक रिपोर्ट देगा और शायद वो कहे इन माय ओपिनियन ये कॉलेज वाले कोविड के एसओपीज़ फॉलो कर रहे हैं। यही सारी निशानी ऑडिट पे पूरी करें। ऑडिटर जिसने ओपिनियन देनी है, मैनेजमेंट जिसने अकाउंट्स बनाए हैं, वो सारे लोग जिनका भी जिक्र किया था, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट वगैरह जिनको फ़ायदा होगा। सब्जेक्ट मैटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्राइटेरिया, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एविडेंस, ऑडिट एविडेंस, वो जो ऑडिटर आके मुख्तलिफ हरकतें करेगा। चैप्टर 4 हम पढ़ेंगे पूरा एविडेंस पे इंशाल्लाह, और फिर ऑडिट की रिपोर्ट। तो इसका मतलब एश्योरेंस तो दुनिया में कई चीज़ों पे दी जा सकती हैं, यानी कि यहाँ बैठे बैठे हम 10 एग्जाम्पल सोच सकते हैं। एक खाने बनाने वाली कंपनी ने अपने खाने टिन पैक में पैक करके, और वो पूरे दुनिया, पूरे मुल्क को और पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं। वो खाना सही है या नहीं, इस पर एश्योरेंस हो सकती है। एक आईटी फर्म आईटी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है नहीं कर रही, इसके ऊपर एश्योरेंस हो सकती है। एक मशीन, जिस मशीन से आपने प्रोडक्शन करनी है, वो अपना काम सही कर रही होगी या नहीं, इस पर एश्योरेंस हो सकती है। इस कमरे में क्रैश कोर्स होने से पहले इस कमरे को आके देख के, मैयर करके कि क्या हम इस काबिल हैं कि हम इस कमरे में एक इस लेवल के रश को लेके चल सकें, वो उसके ऊपर भी एश्योरेंस थी। क्या अकाउंट सही बने हुए या नहीं बने हुए, इस पर भी एश्योरेंस है। क्या मैनेजमेंट को एंट्रियाँ करनी आती हैं या नहीं आती, इस पर भी एश्योरेंस है। तो एश्योरेंस दुनिया में कई चीज़ों पे दी जा सकती है। तो अगर आपसे कोई एश्योरेंस पूछे तो वो बड़ा वर्ड है, और एश्योरेंस के अंदर आइए अपने एक सवाल पूछा, उसने कहा एश्योरेंस और उसके एलिमेंट्स बताएं और ऑडिट को उससे रिलेट करें। तो आपने एश्योरेंस के एलिमेंट्स बताए और फिर ऑडिट को एक एक करके रिलेट कर दिया कि ऑडिट में इसको वो कहते हैं, इसको वो कहते हैं, इसको वो कहते हैं। तो क्या हमें ऑडिट और एश्योरेंस का फ़र्क समझ आ रहा है? एश्योरेंस एक बड़ा वर्ड है जिसमें ये 5 कंपोनेंट्स होने चाहिए। हर एश्योरेंस असाइनमेंट में ये 5 वर्ड्स होने चाहिए। मैं क्लास को समझाते हुए एक स्लैंग एग्जांपल और देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं अपने फैमिली मेम्बर से कहूँ कि भाई चलो भाई पहाड़ों पे चलते हैं, गाड़ी लेके पहाड़
पे मैं आप लोगों को पहाड़ों पे ले जाता हूँ। घर वालों को मेरा पता है, मेरे अगर किसी दोस्त ने अपनी शादी के लिए मेरे से गाड़ी मांगी तो वो धुल जाएगी, वरना नहीं धुलेगी। ये मेरे पास पिछले 2.5 साल से जो गाड़ी है वो आज तक मैंने वो नहीं करवाई सर्विस, क्योंकि मेरे किसी दोस्त की शादी नहीं आई, सारे दोस्त बड़े हो गए। अब किसी भतीजे वगैरह या उसकी शादी कभी आएगी तो शायद उस पर धुल जाए, ठीक है। तो उन्हें ये भी पता है कि मोबाइल भी इसने तब डलवाना होगा जब गाड़ी में से काला धुआं निकलना शुरू हो जाए। और मैं उन्हें कह रहा हूँ कि भाई पहाड़ों पे लेके चलता हूँ आप लोगों को, तो उन्हें कहना जी आप बंदे बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी मैकेनिक से जाके एश्योरेंस ले लें कि ये गाड़ी पहाड़ पे जा भी सकती है या नहीं जा सकती। सीधी सी बात है, मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ जो मैनेज कर रहा है, जो कहता है गाड़ी बेहतरीन है। घर वाले इंटेंडेड यूज़र कहते ना तुम पे भरोसा ही नहीं, तुम गाड़ी की जितनी केयर करते हो हमें वो पता ही है। तो हमें किसी प्रैक्टिशनर से, किसी सियाने से जो इस फील्ड का एक्सपर्ट है, उससे ओपिनियन लो कि सब सही है या नहीं। तो सब्जेक्ट मैटर यहाँ गाड़ी है, क्राइटेरिया शायद उस मैकेनिक के पास कुछ SOPs बने हुए हों कि उसे पता हो कि पहाड़ पे गाड़ी होनी चाहिए तो उसका इंजन ऑयल इस लेवल का होना चाहिए, ब्रेक का ऑयल इस तरह से हो, ब्रेक के पेडल के साथ ये मामला हो, फलाना फलाना फलाना। वो उस क्राइटेरिया के मुताबिक गाड़ी को जब चेक करने बैठेगा तो गाड़ी हर क्राइटेरिया पे फ्लॉप हो जाएगी। तो वो एंड पे एक रिपोर्ट देगा एविडेंस लेने के बाद। एविडेंस क्या होगा, उसने ऐसे करके वो स्टे के अंदर डाली मोबाइल की, ऊपर निकाल के देखा तो अंदर तक कहीं गीली है ही नहीं। तो एक आध दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मैं गाड़ी लेके गया, मैंने कहा इसका मोबाइल चेंज करें, तो उन्होंने बड़े फ़ख्र से अपना वो वाला नीचे लेके आए जिसमें गंदा मोबाइल डलता है, उसको ढक्कन खोला और फिर अंदर झाँक रहे, कुछ निकल ही नहीं रहा उसमें से। तो उन्होंने पूछा कि ये यहाँ तक खुद चला के आए हैं? मैं कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं तो किसी भी टाइम पे फारिग हो जानी थी गाड़ी। तो मैं कहा देखें बस मुझे भी लग रहा था तो इसलिए मैं फिर आ गया। तो शायद 6000 किलोमीटर ऊपर हो चुके थे वो जो लिमिट होती है ऑयल डलवाने वाली। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कंपनियों की फनकारियाँ चल जाती हैं गाड़ियाँ। तो कहने का मतलब है मैनेजमेंट तो ऐसी ही होती है, मैनेजमेंट तो अपने हिस्से का काम बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर रही होती, और यूज़र्स को उस चीज़ से को बेनिफिट लेना होता है। तो फिर ऐसे में यूज़र मैनेजमेंट के बजाय उस पर भरोसा करते हैं जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। तो अब इस सब में ऑडिट कहीं नहीं था, अकाउंट कहीं नहीं थे, लेकिन ये भी एक एश्योरेंस है। एविडेंस वो हरकतें हैं जो वो गाड़ी का बोनट खोल के उसके साथ कर रहा होगा, और रिपोर्ट जाहिर है वो एक मैकेनिक है तो रिपोर्ट तो नहीं देगा, मेरी तरफ मुंह करके कहेगा बाबूजी ए ले जाओ पहाड़ा थे, तो ये उसकी एक तरह से रिपोर्ट हो जाएगी। मैं उसे कहूँगा यकीन कामिल कसम खा के को कुछ नहीं होगा, कहेगा भाई गाड़ी है भरोसा कोई नहीं, और जितना आपको मैं जान गया हूँ आपका भी भरोसा कोई नहीं, तो मेरे ख्याल में चली जाएगी, परेशान ना हो। लेकिन कसम नहीं खाने लगा। तो अब उसने मुझे एश्योरेंस दी, और कौन सी एश्योरेंस दी है? रीजनेबल एश्योरेंस दी है। और अगर मैं फैमिली को लेके पहाड़ों के लिए निकल चुका हूँ और फैमिली वालों ने कहा था चेक कराओ, मैंने कहा टाइम ही नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा चले 5 मिनट रुक के कम से कम एक बंदे को मोटा मोटा गाड़ी दिखा दें, कोई अपेरेंट फॉल्ट है तो टाइम से बता दें। अब अगर मैकेनिक के पास रुका ही 5 मिनट के लिए, उसे कहा ज़रा सामने से मोटे मोटे 1-2 वेरिएबल्स देख लो, और उसने 1-2 चीज़ें देखी और कहा कि मुझे अपेरेंटली मसला नज़र नहीं आ रहा जिसकी बेस पे मैं कह सकूं कि वहाँ जाके मसला कर सकती है, तभी कौन सी एश्योरेंस है? वही मैकेनिक उसी एक्टिविटी को कम लेवल पे करेगा तो लिमिटेड एश्योरेंस हो जाएगी, बड़े लेवल पे करेगा वही ऑडिटर उन अकाउंट्स को हल्का सा चेक करता है, रिव्यू की असाइनमेंट कर लेता है, बहुत अच्छा वाला चेक करता है ऑडिट। और एब्सोल्यूट एश्योरेंस हमारी फील्ड में उन्होंने मना किया हुआ है कि आप नहीं देंगे। आई होप कि हमने एश्योरेंस पे अच्छी खासी डिस्कशन कर लिया, हमें एश्योरेंस समझ आ गया। जब समझ आ गया तो डेफिनेशन तो आप याद कर ही लेंगे। ऑडिट में तो चीज़ें याद करने वाली ना होने के बराबर हैं। मैं कहता हूँ पूरी ऑडिट के अंदर एक रिपोर्ट के कंटेंट और एक एश्योरेंस की डेफिनेशन, बाकी तो हर चीज़ बड़ी लॉजिकल है। अगर पेपर में आपको डेफिनेशन याद ना आ रही हो तो कोई बात नहीं, आपने 5 एलिमेंट सोचने, इनको गुत्थम गुत्था कर देना है अपनी अंग्रेज़ी में। जब एक प्रैक्टिशनर इंटेंडेड यूज़र्स के कहने पे रिस्पॉन्सिबल पार्टी के बनाए हुए सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया से कंपेयर करके एविडेंस हासिल करके रिपोर्ट दे दे, या एश्योरेंस एक ऐसी रिपोर्ट को कहते हैं जिसमें एक प्रैक्टिशनर ने एविडेंस लिया होता है सब्जेक्ट मैटर पे क्राइटेरिया से मैच करके कि क्या रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने अपना काम सही से किया है, और इंटेंडेड यूज़र्स को बता देता है। तो आपने इन सब देना है कि उस जुमले में तकरीबन सारे नज़र आ जाए।
और अगर दूसरे केस में चलना है तो फिर ये डेफिनेशन है जिसको याद कर लेना है। एंगेजमेंट, जिसमें एक प्रैक्टिशनर एम करता है कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ले ताकि कंक्लूजन दे सके डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी अबाउट सब्जेक्ट मैटर, कि क्या चीज़ें सही हैं और सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन क्या है, वो जो आउटकम ऑफ मेजरमेंट या एवेल्यूएशन ऑफ अंडरलाइंग सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया। तो बड़ी अजीब सी टेढ़ी सी डेफिनेशन दी है इन्होंने, लेकिन अगर पूरे नंबर लेने हैं तो ये याद करनी है, और अगर खुद से लिखें तो एक आध नंबर कट जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप तकलीफ़ उठाना चाहते हैं या एक नंबर पे खेलना चाहते हैं। नहीं सर, हम तो एक एक नंबर बचाएंगे। ठीक है। एक टीचर हैं अकाउंटिंग के, सर ज़ुबैर सलीम, ACCA के बड़े फेमस टीचर हैं, पिछले 15 साल से पाकिस्तान के नंबर 1 टीचर हैं, और हर दफ़ा पूरी दुनिया में कोई बच्चा टॉप करता है तो ज़्यादातर उन्हीं का स्टूडेंट होता है। उनकी एक अप्रोच थी, वो हमारे साथ CA में ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी अरसे एंगेज रहे, अभी भी करंटली वो कुछ क्लासेस दे रहे हैं। उनकी एक अप्रोच थी, टीचर ये सिखाते हैं कि बच्चे ने 50 नंबर तक कैसे पहुँचना है। वो कहते थे आप जब पेपर में पहुँचो तो आप 100 पे खड़े हो, आपने 100 में से नंबर लूज़ नहीं होने देने। यानी आपने ये नहीं सोचना कि मैंने 7 नंबर के सवाल में 5 या 4 तक कैसे पहुंचना है, आपने ये देखना है कि 7 नंबर के सवाल में मेरा लूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, मैंने लूज़ नहीं होने देना। तो कहते हैं 0 से 50 का मत सफ़र करो, 100 से 50 की तरफ आते हुए कोशिश करो कि कम लूज़ करो। तो बड़ी मज़े की अप्रोच थी कि आप हर सवाल में देखें कि कहाँ कहाँ लूज़ हो सकता है, लूज़ होने से बचाना है, रादर देन कि आप देखें कि गेन कहाँ कहाँ से हो सकता है। तो एक अप्रोच ये भी होती है, लेकिन बहरहाल वो तो गलत यूज़र्स के सामने में गलत बातें कर। जल्दी से इख्तितामी बातें देखते हैं। IFAC और IESB का हल्का सा इंट्रोडक्शन हमारी किताब ने हमारे सिलेबस में डाला, और बचपन में कभी ICAP ने एक दफ़ा 4 नंबर के लिए पूछ भी लिया था, तो तब से डर लगा रहता है कि ICAP कभी भी पूछ ले। तो वो इंटरनेशनल इदारा जो अकाउंटिंग को देखता है पूरी दुनिया में, उसको हम कहते हैं IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। ICAP ऐसे इदारे का एक मेंबर है। अगर ये एक रेगुलर क्लास होती तो एक लंबी चौड़ी स्टोरी से मैं समझाता कि ये इदारा कैसे बना था, ICAP कैसे बना था और इदारे कैसे बने थे, लेकिन इस वक्त चूँकि उतना वक्त नहीं है। अच्छा, अब अगर आप जाके वो वीडियो दोबारा देखेंगे ना तो वो स्टोरी गायब हुई है वहाँ से। स्क्रीनशॉट पूरी स्टोरी का नहीं ले सकते, तो वो अब उस वीडियो में से मैंने वो सारी कहानी गायब कर दी है। क्योंकि होता ही है कि बच्चों को कभी भी कोई भी गम हो, वो ICAP पे हो कुछ भी हो, तो वो वहाँ से क्लिप काट के कहते हैं देखें चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAP के बारे में क्या बताते हैं। तो वो सेंसर हो चुका है, सारा गायब हो चुका है, इससे पहले कि आपके जहन में कोई शरारत आए। तो मैंने ICAP के बारे में आपको एक अच्छी सी स्टोरी, साफ़ सुथरी सी स्टोरी बताई थी। ठीक है, अब पता नहीं आप लोगों ने कितना गलत उसको याद किया होगा, मैंने तो बिल्कुल जेन्युइन सच्ची स्टोरी सुनाई थी। IFAC का मेंबर है। IFAC इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग प्रोफेशन की 170 मेंबर और एसोसिएट हैं। 130 मुल्कों के अंदर बहुत सारे मेंबर्स, बहुत सारे और एसोसिएट्स इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो कुछ पब्लिक प्रैक्टिस में, गवर्नमेंट में, कुछ एजुकेशन में हैं, कुछ गवर्नमेंट सर्विस में, कुछ इंडस्ट्री में, और हर तरफ हैं। ये वो स्ट्रक्चर और प्रोसेस बताते हैं जिससे सारा प्रोसेस फैसिलिटेट होता है, और IFAC इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और एक्सपर्टाइज को प्रमोट करता है। ये सारी बातें एक तरफ, आपने IFAC लिखने और गप्पे मारनी शुरू कर देनी है। IFAC एक अजीम इदारा है, अकाउंटेंट्स को पूरी दुनिया में एक झंडे तले जमा करता है, अकाउंटेंट्स की हकूक़ के लिए बात करता है, अकाउंटेंट्स को एजुकेट करता है, अकाउंटेंट्स को एथिक्स सिखाता है, अकाउंटेंट्स को पूरी दुनिया में यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स बना के देता है, अकाउंटेंट्स की टेक्निकल इश्यूज़ को रिजॉल्व करता है, अकाउंटेंट बरादरी को यकजा करके रखता है। तो इसको रटा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप पेपर में ख़ुद भी लिख सकते हैं। IFAC के अंदर 4 बोर्ड्स हैं, हर बोर्ड का अपना अपना मकसद है। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक बोर्ड है, IESB। IESB यानी जो ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड का बोर्ड है। उसके अलावा इनका एक एजुकेशन का बोर्ड है, एक एथिक्स का बोर्ड है, और एक पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग यानी कि गवर्नमेंट की जो अकाउंटिंग है उसका अलग से बोर्ड है। हर बोर्ड के अंदर अलग अलग बॉडीज़ हैं, अलग अलग चीज़ें काम कर रही हैं, लेकिन हमने जिस बोर्ड को समझना है वो IESB है। IESB जो बोर्ड है वो क्या करता है, ये स्टैंडर्ड सेट करता है, ये हाई क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देता है ऑडिट के या एश्योरेंस वगैरह के, जिससे काम किया जाता है। ये इंटरनेशनल और नेशनल अकाउंटिंग और ऑडिटिंग और एश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स को आपस में जोड़ता है। बोर्ड का नाम है IAASB, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। इसका मतलब ये ऑडिटिंग के भी स्टैंडर्ड देगा और
एश्योरेंस के भी। अगर कोई पूछे आईएसबी के कितने तरह के स्टैंडर्ड हैं, तो आप कहेंगे 5 तरह के स्टैंडर्ड है। इसमें एक दफ़ा लाइट बंद करनी पड़ेगी। 1, जज़ाकल्लाह। ISAs, आई का मतलब होगा हमेशा इंटरनेशनल और एस का मतलब होगा हमेशा। ISAs हैं ऑडिट के स्टैंडर्ड्स। ISRE रिव्यू एंगेजमेंट्स, ISAE एश्योरेंस एंगेजमेंट, ISRS रिलेटेड सर्विसेज, ISQCs जो कि ख़त्म हो गए हैं। अब ये मुझे नहीं समझ आ रहा कि किताब में अभी तक क्यों पुरानी बात है। अब ISQM आ चुके हैं। ISQC 1 हुआ करता था पहले, वो ख़त्म हो चुका है। मोस्ट प्रॉब्ली जो अपकमिंग एडिशन हो किताब का उसमें इन्होंने उसको चेंज कर दिया हो। तो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स, ऑडिट के स्टैंडर्ड्स, रिव्यू के स्टैंडर्ड। जब ऑडिट और रिव्यू के स्टैंडर्ड दे दिए तो एश्योरेंस का स्टैंडर्ड क्यों दे रहे हैं? ऑडिट और रिव्यू के अलावा दुनिया की किसी भी किस्म की एश्योरेंस हो, ISAs फॉलो करेंगे। और अगर ख़ास ऑडिट की असाइनमेंट हो, ISA फॉलो करेंगे। और रिव्यू हो, तो जब भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये जो आपका पास डाटा होता है, जो जैसे अकाउंट्स होते हैं हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन कहलाते हैं, इनका जब भी ऑडिट होगा ISAs, रिव्यू होगा ISREs, एश्योरेंस किसी भी किस्म की होगी ISAE, क्वालिटी का होगा तो ISQC। फिर ये होते हैं जो नॉन एश्योरेंस स्टैंडर्ड होते हैं, इनको हम कहते हैं ISRS। इसमें आप एश्योरेंस नहीं देते, आप 2 सर्विसेज देते हैं, कंपाइलेशन और एग्रीड अपॉन। कंपाइलेशन में क्लाइंट आपको डाटा देता है और आप उस डाटा को जोड़ के एक चीज़ बना देते हैं, ये कंपाइलेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल टैक्स रिटर्न फाइल करना, वो डाटा देता है, आप उस डाटा की बेस पे उनकी टैक्स रिटर्न बना देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एज एन अकाउंटेंट बुलाया उन्होंने, ऑडिटर नहीं, और कहा ये ट्रायल है ज़रा अकाउंट्स बना दो, तो कंपाइलेशन है। ये 5 कंपनियां हैं, कंसोलिडेट कर दो, कंपाइलेशन है। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर होता है फैक्ट फाइंडिंग की असाइनमेंट। क्लाइंट आपको फरमाइशी प्रोग्राम पे कहता है हमें इस वाले एरिया में ये चीज़ इन्वेस्टिगेट कर दो, ये वाली जगह पे इन रूल्स के मुताबिक ये काम हमें कर दो, तो हम वो वाला काम उनकी फरमाइश पे उसके तरीके से कर देते हैं। ये एश्योरेंस नहीं होता, इसमें हम सब्जेक्ट मैटर पे काम करते हैं इन असाइनमेंट्स में। इनकी ज़्यादा डिटेल सिलेबस में नहीं है, बस कंपाइलेशन का मतलब है डाटा की बेस पे सब्जेक्ट मैटर बनाना। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का मतलब है सब्जेक्ट मैटर में कोई ख़ास चीज़ ढूंढना जो क्लाइंट ने अपने बताए गए रूल्स के मुताबिक आपको कही है। तो ये 5 तरह के स्टैंडर्ड हैं जो ISB ने इशू किए हैं। उसके अलावा IESBA जो एथिक्स का बोर्ड है, इसका कोड ऑफ एथिक्स भी हमारे सिलेबस में है, लेकिन किताब ने यहाँ उसका जिक्र नहीं किया। तो जो हम कोड ऑफ एथिक्स पढ़ते हैं वो इनका इशू किया हुआ है, और जो ISS पढ़ते हैं वो इनके इशू किए हुए हैं। देन वो छोटे छोटे से और कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, हम यहाँ तक डिस्कशन करेंगे, फिर ब्रेक करेंगे। इसके बाद हमारे इंटरम और फाइनल ऑडिट होता है, लेकिन ये चैप्टर 3 के साथ भी कनेक्ट करता है और इधर भी है, 2 दफ़ा है किताब में, तो हम चैप्टर 3 के साथ इसको डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं। ऑडिट करते हुए 3 कॉन्सेप्ट जो हमने जहन में रखने हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आसान बात क्या है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जब भी आपने ऑडिट करना है, आपने हमेशा किस लेवल का एविडेंस हासिल करना है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। तादाद में भी अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी में भी अच्छा होना चाहिए। सफिशिएंसी मैयर है क्वांटिटी की, और अप्रोप्रिएटनेस मैयर है क्वालिटी। तो जब भी आपने एविडेंस हासिल करना है, जिस पे ओपिनियन देना है, वो सफिशिएंट भी होना चाहिए, अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। इन दोनों वर्ड्स पे चैप्टर 4 में जाके डिबेट होगी ISA 500 के अंदर इंशाल्लाह। 2 कॉन्सेप्ट जो थ्रू आउट ऑडिट आपने जहन में रखने हैं, एक है जजमेंट और एक है स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब है कि बहुत सारी जगह आपने क्लाइंट के डाटा पे रिलाई नहीं करना, एविडेंस पे रिलाई नहीं करना, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। क्योंकि बहुत सारी जगह पे एविडेंस से आप नतीजे तक नहीं पहुंच सकेंगे, बहुत सारी जगह पे एविडेंस होगा ही नहीं। जब एविडेंस ही नहीं होगा तो आपको वहाँ पे अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको मैं टिपिकली कहता हूँ कि अगर आप क्लाइंट से कहें कि हाँ भाई इस AC की यूज़फुल लाइफ क्या है, और वो कहते हैं 50 साल, अब रसीद तो इसकी कोई नहीं है कि 50 साल उसकी चलेगी या नहीं चलेगी ज़िंदगी, लेकिन आपकी जजमेंट आपको क्या कह रही है कि ज़्यादा बात हो गई। कितना कहता तो मुनासिब मान लेते हैं? 10 साल, 15 साल, 20 साल, मैक्सिमम 15 साल। अब ये आपको कैसे पता लगा? क्योंकि आपने भी ज़िंदगी थोड़ी सी गुजारी हुई है।
थोड़ा सा आपने अपने घरों में लगे हुए एसी देखे हुए हैं, फिर आपने ज़िंदगी 20 साल मज़ीद गुजार ली हो, तो हो सकता है उस वक्त आप कहें नहीं सर 10 साल नहीं, एसी 20 साल चल जाता है। बात यह कि अभी आपने होशो हवास में जो ज़िंदगी गुजारी वो 10 साल ही है, और आप 10 साल से एसी को चलते देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि शायद 10 साल ही होती होगी। तो जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाएंगे, आपकी ओपिनियन में पुख्तगी आती जाएगी, आपका डाटा बढ़ता जाएगा, आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाएंगे, आप ज़्यादा मुदब्बर राय कायम करना शुरू हो जाएंगे। वरना अभी तो आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर देते हैं। जब बड़े होंगे, सियाने होंगे, आपको हक़ाइक़ पता लगेंगे, तो उस वक्त आपको होगा कि ओहो मैं जज्बाती आदमी होता था बचपन में। आप अपनी फेसबुक की पोस्टें डिलीट कर रहे होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे। तो प्रोफेशनल जजमेंट, ऑडिटर ने ज़िंदगी गुजारी है, ऑडिटर ने को 150 दफ़ा ऑडिट किया हुआ है, उसने एक ऑयल एंड गैस कंपनी के पिछले 11 साल से ऑडिट करता आ रहा है। उसको एक चीज़ जब नज़र आएगी तो उसकी जो जजमेंट है उसको किसी और तरह से ओपिनियन देगी। तो समटाइम क्लाइंट पे जाने से पहले आपकी जजमेंट आपको बता देती है कि वहाँ ख़तरे क्या हैं। क्लाइंट से मिलने वाले डाटा की बेस पे आपकी जजमेंट आपको बता देती है कि इनमें से ठीक क्या लग रहा है, गलत क्या लग रहा है। बहुत सारा एविडेंस जब क्लाइंट देखता है तो आप अपनी जजमेंट से उसको कंपेयर करके उसकी रीज़नेबलनेस को ज़रूर टेस्ट करते हैं। तो ये है क्या भला? प्रोफेशनल जजमेंट एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है विद इन कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड बाय ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड। ऑडिट, अकाउंटिंग और एथिकल स्टैंडर्ड्स के तनाजुर में जो आपकी ट्रेनिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस है वो प्रोफेशनल जजमेंट है, जिससे आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बनाते हैं कोर्स ऑफ एक्शन के लिए कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। क्लाइंट ने कह दिया 10 साल एसी की लाइफ है, अब आपने अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, अपना जो जितना भी आपने ऑडिट किया उसकी बेस पे समझना है कि मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहां हमारा ऑडिट का स्टैंडर्ड कह देगा इस जगह ऑडिटर अपनी जजमेंट यूज़ करे। यानी वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं बता रहा, मैं साइड पे हो रहा हूँ, तुम मौके की मुनासबत से अपने तजर्बे की रिक्वायरमेंट में, अपनी तालीम की रोशनी में जो तुम्हें उस वक्त ठीक लगे तुम वो करना, हमारे से मत पूछना कि मुझे यहाँ क्या करना चाहिए। बात समझ आई? देन ब्रेक्स पे जाने से पहले आखिरी कॉन्सेप्ट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चनिंग माइंड का एक एटीट्यूड। एक ऐसा एटीट्यूड जिसमें मुसलसल सवाल पूछ रहे हैं, प्रोब कर रहे हैं, आप आंखें बंद करके यकीन नहीं कर रहे हर चीज़ पे, आप पूछ रहे हैं उसके बारे में, आप सवाल कर रहे हैं। क्लाइंट ने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी, आपने इन्फॉर्मेशन ली और बहुत एहतराम से उस पर भरोसा कर लिया कि हमने ऐसे करना है। हमने उस इन्फॉर्मेशन को तनकीदी नज़र से देखना है, क्रिटिकल असेसमेंट करनी है, हमने जायज़ा लेना है कि क्या वो इन्फॉर्मेशन ठीक है। इन्फॉर्मेशन देने वाला इंतहाई सच्चा और ईमानदार आदमी ही क्यों ना हो, अगर मुझे इन्फॉर्मेशन पे डाउट है तो मैं जस्ट इस वजह से कि मुझे वो बंदा ठीक लगता है मैं उसकी इन्फॉर्मेशन मान लूँ, ये मुनासिब बात नहीं है। तो स्केप्टिसिज्म इस क्वेश्चनिंग माइंड से चीज़ें देखनी है, अलर्ट रहना उन कंडीशन के लिए जिसमें पॉसिबल मिसस्टेटमेंट नज़र आ सकती है, और आपने हमेशा ऑडिट एविडेंस की क्रिटिकल असेसमेंट करनी है। आपको जैसे ही एविडेंस मिले आपने ये नहीं देखना कौन एविडेंस दे रहा है, आपने देखना ये एविडेंस है क्या और मुझे एविडेंस सही लग रहा है या नहीं लग रहा। आपने एविडेंस को मैयर करना है। जैसे रेगुलर क्लास में हमने क्लेम के ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने थे, तो हमने कहा था कि हम भूल जाते हैं कि लीडर अच्छा है या बुरा है। उस क्लेम को ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो बीइंग ऑडिटर हम क्या करेंगे, हम इंसान पे भरोसा नहीं करेंगे, हम कागज़ पे भरोसा करेंगे, हम एविडेंस पे भरोसा करेंगे, हम निज़ाम पे भरोसा करेंगे, क्योंकि इंसानों में चांस है बेईमानी की तरफ जाने का। तो ऑडिटर हमेशा अलर्ट रहेगा, हर चीज़ पे सवाल पूछा करेगा, शक करेगा और उसकी बेस पे तमाम चीज़ों को वेरीफाई करेगा। डन। तो जो बेसिक्स ऑफ ऑडिट है, इसमें इसका जो सेकंड पोर्शन है वो ऑडिट का जो कमती लॉ के वो हैं पॉइंट्स हैं, वो क्रैमिंग बेस्ड हैं, जिसमें चंद पॉइंट्स में ज़रा लॉजिक है। तो हमने बाकी जो यूनिट है उसमें से सिवाय इंटरम और फाइनल ऑडिट के बाकी डिस्कशन कर लिया है। इंटरम फाइनल ऑडिट क्योंकि किताब में 2 जगह है और ये क्रैश है, तो क्रैश में फिर हम उसको जब रेलिवेंट जगह पे चैप्टर 3 में आएगा तो हम उस वक्त देख लेंगे। तो यहाँ पे हम उस वाली ब्रेक की तरफ आते हैं। अच्छा, मैं आपको ब्रेक के दौरान एक काम ही बता दूँ, ये 2 QR कोड्स हैं जो हमारे ऑडिट के 2 ग्रुप्स बने हुए हैं। कल तक हमारा कोई टेस्ट नहीं होना था, हमने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा था, कल सिर्फ हमने ओरिएंटेशन की थी। तो रात में मुझे जिस वक्त मौका मिला तो मैंने ओरिएंटेशन तो इन दोनों ग्रुप्स में शेयर कर दिया है। ये 2 एग्जैक्टली हमारे ऑडिट के लिए बनाए हुए ग्रुप्स हैं। यानी एक जनरल ग्रुप बने हुए थे क्रैश कोर्स के, ये 2 ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें हम ऑडिट की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो इसमें आज शाम में आपको 2 गूगल ड्राइव्स के लिंक नज़र आ रहे होंगे।
एक गूगल ड्राइव का लिंक पे लिखा आ रहा होगा बुक, उसमें मेरी बुक की सॉफ्ट कॉपी, चैप्टर्स वगैरह और सारे क्वेश्चंस आंसर्स में डिवाइड हुई भी आपको मिल रही होगी इंशाल्लाह। और जो दूसरा फोल्डर होगा वो स्क्रैच का डेली जो कंटेंट है उसके बारे में, हर दिन जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो स्लाइडें में रात के वक्त वहाँ पे ऐड कर दिया करूँगा। और उसके अलावा हर दिन जो टेस्ट है और उससे अगले दिन जो उसका सलूशन है वो भी यहाँ आ जाया करेगा। और इसके अलावा सर उसामा जो हमें ड्राफ्टिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा सवाल, एक्स्ट्रा मटेरियल या जो भी वो देंगे वो भी इसमें आता चला जाएगा। तो रादर देन कि हर वक्त हम फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप में इंफॉर्मेशन फेंकते रहें, आप इन 2 ग्रुप्स में किसी एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और उस ग्रुप की ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आएंगे। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट होता है, उस टेक्स्ट में हम गूगल ड्राइव के लिंक डाल दिए उन्हें, ये आपने शाम के करीब चेक करना है। ठीक है जी, मुझे इशारा मिल गया, अभी भी चेक कर सकते हैं, तो अभी भी आपको वो 2 मिल जाएंगे। तो उस गूगल ड्राइव के अंदर चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो बहुत सारा डाटा जो हम अदर देन क्लास आपसे शेयर कर रहे होंगे तो हम वो ड्राइव में डाल देंगे, रादर हम ग्रुप को करें। लेकिन एक काम करेंगे कि जब भी हम कोई चीज़ गूगल में ऐड करेंगे तो हम वहाँ ग्रुप में लिख ज़रूर देंगे कि कर दें, क्योंकि ग्रुप में ज़रूरत से ज़्यादा क्रिएशन हो तो लोग परेशान होते हैं। अभी हमने उसको एडमिन ऑनली किया हुआ है। डन। तो ऐसे में ये जो ब्रेक है 10 मिनट की, जिसके बीच में से मैंने थोड़ा सा टाइम खा भी लिया है, तो इस दौरान जो है वो आप लोग अगर आपके मोबाइल में QR कोड है तो आप उसको स्कैन कर लें। आपका कैमरा अगर सपोर्ट कर रहा है, अगर नहीं सपोर्ट कर रहा तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं atifabdifc@gmail पे, तो मैं आपको मतलब लिंक फॉरवर्ड करवा सकता हूँ। मैं रेलेवेंट टीम मेंबर्स को फॉरवर्ड कर दूंगा, वो आपको लिंक भेज देंगे। लेकिन अगर मोबाइल से स्कैन हो जाए और आप ज्वाइन कर लें तो अच्छा है कि फिर उसके बाद हम डे टू डे मुझे ईजी होगा कि आपके पास डेली कॉन्टेंट शेयर हो रहा है। तो वो ब्रेक जो कि शुरू हो चुकी हुई है वो कब ख़त्म होगी? ये घड़ी भी थोड़ी सी पीछे थी, 3:54 हो रहे हैं और 2 मिनट हमें ब्रेक शुरू किए हुए हमें, तो 4:02 पे हमारी ब्रेक ख़त्म हो जाएगी। तो 4:02 तक, बल्कि 4:03 कर लें, ताकि जो है ना आपकी ना मेरी, 4:03 पे ब्रेक हम ख़त्म करेंगे। और ये जहन में रहे कि मुझे आपने नहीं रोकना, क्योंकि मेरे पास भी वही 9 मिनट है पढ़ने के लिए। मैं जाके ज़रा देख लूँ कि 7 वाली जगह पे बच्चों ने सर तो नहीं फाड़ दिया इंतज़ामिया का। तो इंशाल्लाह लें जी। चैप्टर 1 अगर याद करें तो हम लोगों ने जब चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच देखी थी तो हमने कहा था चैप्टर 1 अदर देन यूनिट 3 यानी कि कंपनी लॉ, वो है जहाँ से नॉलेज बेस्ड टाइप के सवाल आते हैं, जहाँ से आपको प्रोफेशनल जजमेंट के बारे में आइडिया ले लेते हैं। कभी IFAC IASB की इंट्रोडक्शन की हल्की सी बात कर ली, कभी एश्योरेंस के एलिमेंट्स आपसे पूछ लिए। तो यहाँ से आने वाले सवाल टिपिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और एक आध दफ़ा अगर उन्होंने पूछा भी तो वो बहुत ज़्यादा सिचुएशन या ओपिनियन बेस्ड सवाल नहीं था, वो ऑडिट के एडवांटेजेस या लिमिटेशंस के बारे में आपसे पूछने की कोशिश की। फिर इस चैप्टर का ये पोर्शन है कंपनी लॉ वाला, यहाँ ICAP ने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स कोशिश की है कि टेक्निकल सवाल पूछे, और टेक्निकल सवाल भी अच्छे खासे टेक्निकल। तो आज का जो ड्राफ्टिंग का सेशन है उसकी जो कोर वैल्यू होगी वो ड्राइव होगी कंपनी लॉ के सवालों से, क्योंकि जो पहला वाला पोर्शन है उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है। तो ऑडिट के पेपर में आने वाले चंद मुश्किल सवालों में से एक कंपनी लॉ वाले सवाल होते हैं। उसके लिए पहले हमें कंटेंट समझना होता है और उसके बाद फिर कंटेंट को अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो होता ये है कि जब हम ऑडिट पढ़ते हैं तो हम ऑडिट पढ़ते हैं हर एंटिटी का, बट हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट तरह की एंटिटीज़ में ऑडिटर से रिलेटेड डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशन है। तो ICAP ने क्या किया, चूँकि हम लोग जिस सेक्टर में हैं हम आगे जाके ज़्यादातर कंपनियों को ऑडिट करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, कंपनी लॉ के जो ऑडिट के चंद सेलेक्टेड सेक्शंस हैं वो हमारे सिलेबस में डाल दिए। अब हमें यह पता होना चाहिए कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट किस तरह से हो रही होती है, ऑडिटर का रिमूवल किस तरह से हो रहा होता है, ऑडिटर चला जाए तो नए ऑडिटर किस तरह से आता है, और फिर हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन ऑडिट कर सकता है और कौन कौन ऑडिट नहीं कर सकता। और अगर एक बंदा ऑडिट नहीं कर सकता तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो इसको थ्योरेटिकली यहाँ देखेंगे, तो यहाँ मैं हर पॉइंट पे बहुत लंबी डिबेट नहीं करूँगा, क्योंकि आज ही जब आप उसका ड्राफ्टिंग सेशन देख रहे होंगे तो उसमें बात होगी। तो इससे फ़ायदा ये है कि मैं यहाँ नॉलेज बेस पे ज़रा ज़्यादा फोकस करूँगा और ड्राफ्टिंग में आपकी वो वाली प्रैक्टिस होगी। क्योंकि आज ड्राफ्टिंग का डे 1 है, तो जहन में रखना है कि आपको टीचर शायद हो सकता है वहाँ बैठे बैठे कहे हाँ भाई ये 2 सवाल लिखो, तो उस टाइम पे गंदे गंदे मुंह नहीं बनाने। यकीन माने इस टाइम पे आपके फ़ायदे के लिए सब हो रहा होगा। जिस दिन टाइम में गुंजाइश होगी वो आपको भी लिखने का कह रहे होंगे, जब टाइम में गुंजाइश कम होगी तो शायद आपसे बहुत ज़्यादा ना लिखवा पा रहे हो। लेकिन पॉइंट इसके ऑडिट के अंदर ड्राफ्टिंग काफ़ी ज़रूरी है। 50% वेटेज अगर समझने की है तो 50% वेटेज है, आप उसको कागज़ पे लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते। डन। तो जल्दी से इस तरफ आते हैं, हम 3 लेवल पे चले जाते हैं एक दफ़ा। जज़ाकल्लाह।
ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। ऑडिटर, अब शुरू वाले पोर्शन को थोड़ा तेजी से गुजारते हैं। जो पहला ऑडिटर है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो 90 डेज के अंदर उसको अपॉइंट करना लाजमी होता है। डायरेक्टर्स करते हैं, इसमें मेंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते, और ये ऑडिटर पहली एजीएम तक रहता है और पहली एजीएम पे ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाता है। उसके बाद ऑडिटर का साइकिल एजीएम टू एजीएम चलता है। हर एजीएम पे ऑडिटर को दोबारा से अपॉइंट किया जाता है और हर अगली एजीएम आने पे पिछला ऑडिटर रिटायर हो जाता है। ये जो पहले ऑडिटर के बाद जो आता है उसको हम कहते हैं सब्सीक्वेंट, यानी कि हर एजीएम पे आने वाला जो ऑडिटर है वो सब्सीक्वेंट है। तो एजीएम पे सब्सीक्वेंट ऑडिटर आएगा और इसको अपॉइंट हमेशा मेंबर्स करेंगे, लेकिन मेंबर्स एक लिस्ट ऑफ रिकमेंडेशन में से करेंगे जो डायरेक्टर्स ने उन्हें दी होगी। और डायरेक्टर्स के पास ये लिस्ट कहाँ तक पहुंची, कहाँ से आई है, वो भी थोड़ी देर बाद हम जिक्र करेंगे कि मेंबर्स ही अपनी फरमाइशें डायरेक्टर्स को भेजते हैं, डायरेक्टर्स वो फरमाइशें इकट्ठी करके मेंबर्स के सामने रखते हैं एजीएम में, और मेंबर्स उस लिस्ट में से किसी एक को चूज़ कर लेते हैं। तो सब्सीक्वेंट ऑडिटर एजीएम पे अपॉइंट होगा और वो आने वाली एजीएम तक रहेगा। अगर ऑडिटर की जगह खाली हो जाती है, बीमार हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है, कोई भी मामलात होते हैं, उसकी पोजीशन ख़त्म हो जाती है, तो विद इन 30 डेज डायरेक्टर्स पोजीशन को दोबारा से फिल करेंगे और जितना रिमेनिंग टाइम बच गया आने वाली एजीएम तक, उस टाइम के लिए वो ऑडिटर अपॉइंट होकर आएगा। एक चलते हुए ऑडिटर को निकाला भी जा सकता है टेन्योर पूरा होने से पहले। एक तो कैजुअल वैकेंसी है ना, जो उसकी अपनी वजह से हो गई, बीमार हो गया, लाइसेंस कैंसिल हो गया, कुछ और इस तरह के मसले हो गए, मर गया, पागल हो गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक ये है कि हम उसे निकाल दें आने वाली एजीएम से पहले अगर कंपनी के मेंबर्स इकट्ठे होकर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दें कि ये बंदा ठीक नहीं है, तो वो बंदा निकाल दिया जाएगा। और अब उसकी जगह जो आएगा बंदा, वो डायरेक्टर्स लेके आएंगे, जैसे कैजुअल वैकेंसी में होता था, लेकिन इस दफ़ा डायरेक्टर्स एसईसीपी से इजाज़त लेके नया ऑडिटर लेके आएंगे। तो एक ऑडिटर को टेन्योर से पहले निकालने का तरीका स्पेशल रेजोल्यूशन से निकालते हैं, और अगर आपने खुद से निकाला तो नया ऑडिटर मेंबर्स नहीं डायरेक्टर्स चूज़ करेंगे, और डायरेक्टर इसकी एसईसीपी से रजामंदी भी लेंगे। एसईसीपी अपॉइंट नहीं करेगा, लेकिन एसईसीपी हमारे ऑडिटर को कंफर्म एक दफ़ा ज़रूर करेगा जिसको हम अपॉइंट करने जा रहे हैं। अब सवाल यहाँ उठता है कि क्या एसईसीपी भी ऑर्डर अपॉइंट कर सकता है? जी, अगर आपके ये सारी टाइमलाइन में गड़बड़ कर दी तो एसईसीपी ऑर्डर को अपॉइंट करेगा। पहला ऑडिटर अगर फर्स्ट ये 90 दिन में अपॉइंट ना किया, सब्सीक्वेंट एजीएम में नहीं किया, कैजुअल वैकेंसी 30 दिन में नहीं की, उसके अलावा 2 पॉइंट है, एक यहाँ है और एक काफ़ी आगे जाके है। अपॉइंटेड ऑडिटर का अनविलिंग टू एक्ट हो, जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है वो ऑडिट नहीं करना चाह रहा, जो अपॉइंट हो चुका है वो क्यों नहीं करना चाह रहा? अपॉइंट होने से पहले उसने सोचा तो होगा, समझा होगा, हिसाब देखा होगा, पैसे देखे होंगे। अब अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट वो कहता है मैं नहीं करना चाहता ऑडिट, तो ऑडिट की दुनिया में से हम कहते हैं ऑडिटर विड्रॉ कर रहा है। तो आगे चल के सिलेबस में हम जगह जगह पढ़ेंगे कि ऑडिटर को चाहिए वो विड्रॉ कर ले, तो उस सिचुएशन को कहते हैं कि ऑडिटर अपॉइंटेड इज अनविलिंग टू एक्ट। ऐसी सिचुएशन में फिर एसईसीपी नए ऑडिटर को लेके आएगा। आपसे अगर कोई पूछे ऑडिटर की रेम्युनरेशन कौन तय करता है, तो आप कहेंगे जो अपॉइंट करता है वही तय करता है। किताब ने क्या कहा? डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे तो वो रेम्युनरेशन फिक्स करेंगे, एसईसीपी अपॉइंट करेगा तो वो फिक्स करेगा, इन ऑल अदर केसेस मेंबर्स फिक्स करेंगे। और सामने 3 ही तरह की अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ हैं, या मेंबर, या डायरेक्टर, या एसईसीपी। तो आसान तरीन अल्फाज में जो ऑडिटर को अपॉइंट करेगा वो रेम्युनरेशन फिक्स करेगा। फिर ये जो हर एजीएम पे जो प्रोसेस होता है उसकी एक टाइमलाइन किताब ने बताई, और आई के अपने कभी कभी ये वाली टाइमलाइन पूछी है। इसमें क्या होता है, नया ऑडिटर आता है कैसे है, पुराना ऑडिटर जाता कैसे है। एक चीज़ हमारी किताब में नहीं लिखी, ओरिजिनल लॉ में लिखी हुई है। जब आपकी एजीएम आने लगती है तो उससे पहले आप मौजूदा ऑडिटर से पूछते हैं कि आप दोबारा अपॉइंट होना चाहते हैं, वो येस या नो में जवाब देते हैं, अपनी कॉन्सेंट दे देता है। फिर आप मेंबर्स को एजीएम का जब 21 दिन पहले ख़त भेजते हैं तो उस ख़त में आप कहते हैं कि इस एजीएम में एजेंडाज में से एक एजेंडा ये ऑडिटर की अपॉइंटमेंट को डिस्कस करेंगे, और आप ये भी बता देते हैं कि मौजूदा ऑडिटर विलिंग है नहीं। अब मेंबर्स को जब पता लग गया 21 दिन पहले कि हाँ भाई ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होने लगी है, तो कोई भी मेंबर अगर उसका दिल है कि हम फलाना से ऑडिट करवाएं, तो कोई भी मेंबर जिसके पास कम से कम 10% शेयर होल्डिंग हो वो किसी ऑडिटर का नाम प्रपोज कर सकता है। अगर एक मेंबर के पास 10% वोटिंग पावर है तो वो चूज़ कर सकता है एक ऑडिटर को, उससे रजामंदी लेगा और कंपनी को बताएगा कि मेरा दिल है कि इस दफ़ा ये वाले भाई को हम मौका दें। तो लोग अपनी अपनी रिकमेंडेशन कंपनी को भेजेंगे, और हर बंदा नहीं भेज सकता। एक अच्छी वोटिंग पावर रखने वाला शख्स कंपनी को अपनी रिकमेंडेशन भेजेगा, तो हो सकता है कंपनी को 3 या 4 रिकमेंडेशन मिल जाएं। कंपनी को मीटिंग से 7 दिन पहले तक नोटिस देना होगा
यानी कि जो शख्स कहता है ना कि इस दफ़ा इस बंदे को ऑडिटर के तौर पे लेके आएँ, कंपनी को मीटिंग से 7 दिन पहले तक वो अपना नोटिस भेज दे, कंपनी इमीडिएटली उसको अपनी वेबसाइट पे डाल दे नोटिस को, ताकि जो भी और मेंबर आ रहे हैं वो मीटिंग में आने से पहले वेबसाइट पे देख लें कि किस किस का नाम प्रपोज हुआ हुआ है, और वो उसके बारे में थोड़ी सी तहकीक करना चाहें तो कर लें। और दूसरा काम ये करना है कि आपने रिटायरिंग ऑडिटर को फ़ौरन से नोटिस भेज देना है कि हमें अब किसी और की रिकमेंडेशन का नोटिस भी आ गया है। तो रिटायरिंग ऑडिटर उस बंदे को जाके गोली मारेगा और फिर कहेगा हाँ जी ठीक है, उस दिन मुकाबला करा लेंगे। तो कहने का मतलब है रिटायरिंग ऑर्डर को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने मीटिंग से पहले उससे पूछा था तुम विलिंग हो, उसने कहा था मैं विलिंग हूँ। तो ऐसा ना हो कि वो सोच के बैठा हो कि मैं तो अपॉइंट होने जा रहा हूँ। तो आप उसे बताएंगे कि अब बात इलेक्शन पे आ गई है, अब मीटिंग में इकट्ठे होंगे और डिसाइड करेंगे कि तुम या कोई और जिसका हमें नोटिस आया है। तो जैसे ही वेरी फर्स्ट नोटिस आया आपने रिटायरिंग ऑर्डर को बता देना है। रिटायरिंग ऑर्डर को जैसे ही खत मिलेगा वो फूट फूट कर रोना शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर आप उसे निकाल रहे हैं, उसकी रोज़ी रोटी पे लात मार रहे हैं, तो वो कंपनी को एक ख़त लिखेगा, अगर चाहे तो ख़त के हेडर पे लिखा होगा मुझे क्यों निकाला। वो एक रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, वो अपने जज्बात बयान कर सकता है, क्योंकि शायद उसे लग रहा है कि उसने डायरेक्टर की जो फलाना चोरी पकड़ी थी तो अब डायरेक्टर चक्कर में कैसे फारिग करो ताकि अगली दफ़ा ये चोरियाँ ना पकड़े। तो वो चाहे तो अपने उस लेटर में काफ़ी कुछ लिख के कंपनी को भेज सकता है। अगर उसने कंपनी को ये ख़त भेजा मीटिंग से 2 दिन पहले तक, तो ये वाजिब होगा कि ये मीटिंग में पढ़ के सुनाया जाए, और ये भी वाजिब होगा कि ऑडिटर उस मीटिंग में मौजूद हो ताकि वो जवाब दे सके जो उसने ख़त में घटिया घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं। तो कहने का मतलब है कि ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, और उस रिप्रेजेंटेशन में हो सकता है वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहे, यानी कि वो एक इक्वल चांस लेना चाह रहा है। वरना आपको पता है आवाम जैसी देखती है नया, वो कहते हैं नए की तरफ चले जाएंगे। तो जो पुराना है वो फिर लोगों को यही पूछता रहता है कि भाई मैंने क्या कसूर किया था, मुझे क्यों निकाला है, मेरी क्या गलती है, मैं तो पाकिस्तान को तरक्कियों की बुलंदी पे डालना शुरू कर दिया था, तो अचानक मैंने ऐसा क्या गलत किया था कि आपने जो है वो मेरा तख्ता उलट दिया। तो होता ये है कि पुराने को चांस मिलता है अपनी रिप्रेजेंटेशन की वजह से, नए को चांस मिलता है अपने नए होने की वजह से। मेंबर्स फिर इनमें से जिसको मौका देंगे वो सिलेक्ट होगा, और जो सिलेक्ट होगा 14 दिनों के अंदर अंदर हम उसके बारे में रजिस्ट्रार को बता देंगे कि हमने बंदा सेलेक्ट कर लिया है। तो ये एक प्रोसेस है। पुराने ज़माने में ICAP कभी कभार ये प्रोसेस भी पूछ लेता था, लेकिन अभी उनका फोकस लॉजिकल सिनेरियो पे ज़्यादा होता है। ये किस्मत पे डिपेंड करता है, अगर लॉजिकल सवाल उन्होंने कहीं और से बना दिया और थोड़े से नंबर बच गए तो हो सकता है यहाँ से रट्टे वाला सवाल भी आ जाए, लेकिन यहाँ से 90% ऑफ द टाइम्स लॉजिकल सवाल आते हैं। एक स्टेप आगे चलें तो हम देखते हैं ऑडिटर के क्या राइट्स हैं। सीधी सी बात है, बड़ी लॉ ने ऑडिटर को काफ़ी ज़्यादा इख्तियारात दिए हैं। वो मीटिंग्स में जा सकता है, वो अकाउंट्स देख सकता है, वो रिकॉर्ड्स देख सकता है, कोई भी बुक्स या पेपर्स देखना चाहे, किसी भी ब्रांच के रिकॉर्ड अगर इवन मुल्क से बाहर भी हो तो पाकिस्तान उसके रिकॉर्ड मंगवा सकता है, ब्रांचेस से मेन ऑफिस में अगर रिकॉर्ड्स मंगवा के देख सकता है, कंपनी के किसी डायरेक्टर ऑफिसर या एम्प्लॉई से तफ्तीश कर सकता है, कोई भी शख्स जिसके पास किताबें पढ़ी हैं उनसे तफ्तीश कर सकता है, सब्सिडरी से तफ्तीश कर सकता है, सब्सिडरी के ऑफिसर्स को कर सकता है, यानी कंपनी या कंपनी के किसी भी सब्सिडरी के किसी भी ऑफिसर से कोई भी मालूमात लेना चाहे तो उसका हक है, मीटिंग अटेंड करना चाहे तो उसका हक है। जिस मीटिंग में अकाउंट्स डिस्कस हो रहे हैं उस मीटिंग में बोलना ऑडिटर का हक है। अगर वो आके वहाँ बोलना चाहता है तो कोई उसे रोकेगा नहीं। तो लॉ ने ऑडिटर को डिफरेंट तरह के राइट्स दिए हैं। इसी लॉ ने ऑडिटर की कुछ ड्यूटीज़ भी बताई हैं कि वो रिपोर्ट देगा जिसमें कहेगा कि क्या ओपिनियन सही है, क्या फाइनेंशियल्स ठीक हैं, जो ICAP ने जो स्टैंडर्ड्स बताए हैं उनके मुताबिक ओपिनियन देगा। एक रिपोर्ट देगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, और रिपोर्ट में सिर्फ यही नहीं बताएगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है। पाकिस्तानी रिपोर्ट में आपने बहुत सारी बातें बतानी होती हैं। आप ये बताएंगे कि क्या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस था, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स सही थी, क्या सारी जो स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन फलाना 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 वो सही बनी हुई हैं, क्या ट्रू एंड फेयर व्यू है, क्या इन्वेस्टमेंट मेड और जो एक्सपेंडिचर हैं वो कंपनी के पर्पस के लिए हुए हैं, और क्या ज़कात नशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा हुई है या नहीं हुई। तो दुनिया का ऑडिटर ये ओपिनियन देता है सिर्फ। पाकिस्तानी ऑडिटर ने कंपनी लॉ के मुताबिक किताबें बनी हुई हैं, ये भी ओपिनियन देना है, चीज़ें सही लग रही हैं या नहीं ये भी ओपिनियन देना है, इन्वेस्टमेंट ठीक है या नहीं, एक्सपेंडिचर कंपनी के लिए है या नहीं, ज़कात जमा हुई है या नहीं हुई, ये सारी चीज़ों को ओपिनियन देने हैं। तो जब हम रिपोर्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ एक अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का खाना है जहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें डालनी पड़ती है।
अगर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में किसी और रिपोर्ट का जिक्र करे तो उसकी ड्यूटी है कि वो दूसरी रिपोर्ट भी साथ अटैच करे ताकि लोग उसको देख सकें। उसके अलावा अगर SECP कोई ख़ास चीज़ ऐड करवाना चाहे तो SECP भी ऐड करवा सकता है कि रिपोर्ट में ये चीज़ डालो। अगर रिपोर्ट में आपने कोई क्वालिफिकेशन, कोई एतराज़ लगाया है तो फिर रिपोर्ट में सब बताना होगा कि वो एतराज़ क्या है, उस एतराज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ये वाली बात हमें थोड़ा चैप्टर 14 में जाकर ज़रा ज़्यादा समझ आएगी। और लिस्टेड कंपनी के लिए ऑडिटर के लिए वाजिब है कि मीटिंग में आए। हमने राइट्स में पढ़ा था ऑडिटर का हक है कि अगर मीटिंग में आना चाहे तो आ सकता है, बट लिस्टेड कंपनी में जिसमें ऑडिटर रिपोर्ट और अकाउंट्स डिस्कस होने हैं उसमें लाजमी है कि ऑडिटर या उसका कोई नुमाइंदा उसको अटेंड कर रहा हो। डन। ऑडिट रिपोर्ट पे साइन वगैरह है, ये थोड़ा सा आगे भी किताब में लिखा हुआ है, इसको फिलहाल इग्नोर करते हैं, ये एक और जगह से रेजोनेट हो जाएगा। ये इन दो पोर्शंस को छोड़ रहा हूँ, ये आगे हम जब रिपोर्ट के कंटेंट देख रहे होंगे तो उधर भी कवर हो जाएगा। क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन वो एरिया जहाँ से टेक्निकल सवाल आ रहे हैं। ऑडिटर कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता, कौन कौन लोग इस काबिल हैं कि वो ऑडिट कर सकते हैं और कौन कौन लोग इस काबिल नहीं हैं कि वो ऑडिट ना कर सके। पेपर में जब भी कोई सिचुएशन आए तो पहले देखना है कि क्या ये शख्स क्वालिफाइड है कि ये ऑडिट कर सके। जी है क्वालिफाइड। फिर देखते हैं इसमें वो प्रॉब्लम्स तो नहीं हैं जो लॉ ने मना किए हैं। अगर वो प्रॉब्लम्स हैं तो फिर वो ऑडिट नहीं कर सकता। तो हु इज़ क्वालिफाइड एंड हु इज़ डिसक्वालिफाइड, थोड़ा सा उसके ऊपर डिबेट कर दिए। कौन क्वालिफाइड है? 3 तरह की कंपनियों के लिए सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही क्वालिफाइड है। 3 तरह की कंपनियां कौन सी हैं? जितनी भी पब्लिक कंपनीज हैं, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज पब्लिक की सब्सिडरीज हैं, और जितनी भी प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल कम से कम 3 मिलियन है, इनके लिए आपको सिर्फ CA ही चाहिए। CA के अलावा कोई और ऑडिट नहीं कर सकता। अब CA कैसे कहेंगे? या तो एक इंसान ने CA क्वालिफिकेशन की हुई हो और लाइसेंस लिया वो ICAP से, या एक फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जिस फर्म ने बाहैसियत फर्म लाइसेंस लिया हुआ है कि हम ऑडिट करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान की सारी पब्लिक कंपनियां सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से ऑडिट करवाएंगी। हर प्राइवेट जो पब्लिक टेंडर आती है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएगी, और हर वो प्राइवेट जो कम से कम 3 मिलियन वाली है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जाएगी। तो पाकिस्तानी कंपनी लॉ ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के रोजी रोजगार का एक सिलसिला कर दिया। मैं एक डाटा अक्सर शेयर करता हूँ कि पाकिस्तान में औसतन हर महीने 400-450 कंपनियाँ रजिस्टर होती हैं, और इन सारी कंपनियों ने जो भी इस पब्लिक होगी CA के पास जाना है, जो प्राइवेट कभी भी किसी पब्लिक के अंडर आ गई उसने भी CA के पास जाना है, और जो प्राइवेट थोड़ी सी भी बड़ी हुई, अब कंपनियों में 30 लाख कुछ भी नहीं होता। तो यूँ समझें 90% से ज़्यादा कंपनियों को अपना ऑडिट लाजमी चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाना है। एक छोटी सी लिमिटेशन है यहाँ नहीं लिखी हुई, 1 मिलियन से छोटा अगर कैपिटल हो तो ऑडिट वाजिब नहीं होता, लेकिन 1 मिलियन से ऊपर अगर कैपिटल है तो फिर आपको ऑडिट कराना ज़रूरी होता है प्राइवेट में। पब्लिक में तो कराना ही कराना है। तो CA से ऑडिट कराएंगे या CA फर्म से? CA फर्म किसे कहते हैं? एक ऐसी फर्म जिसने लाइसेंस लिया हुआ हो प्रैक्टिस का एंड जिसके आधे से ज़्यादा पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आधे से ज़्यादा। तो अगर एक फर्म में 4 ACC हैं और 6 CA हैं तो मैं कह सकता हूँ वो एक CA फर्म है, लेकिन साइन फिर कौन करेगा? CA साइन करेगा। अब नीचे आते हैं, 3 मिलियन से नीचे की प्राइवेट कंपनी हो जो कि ना सब्सिडरी हो ना पब्लिक कंपनी हो, उसके लिए CA भी हो सकता है और CMA भी हो सकता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और सेम इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है। क्या ये बात समझ आ गई? तो इन्होंने, और जब मेजॉरिटी CMA फर्म भी उसे कहेंगे जिसके मेजॉरिटी पार्टनर वो वाली क्वालिफिकेशन रखते हैं, और साइन कौन करेगा? जो इंडिविजुअली CMA होगा। तो नीचे 2 जनरल जुमले लिखे हुए हैं। फर्म जहाँ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर वो वाले क्वालिफाइड हैं वो वाली फर्म कहलाएगी, क्योंकि इन दोनों के लिए बोलना था ना CA और CMA। लेकिन वो पार्टनर जो कि वो क्राइटेरिया मीट करते हैं जो ऊपर दिया गया बस वही साइन करेंगे। तो CA फर्म जिसके आधे ज़्यादा पार्टनर CA हैं, CMA फर्म जिसके आधे से ज़्यादा पार्टनर्स CMA, और साइन दोनों में CA फर्म में CA साइन करेगा और CMA फर्म में CMA साइन करेगा। ये लोग हैं क्वालिफाइड। अब हो सकता है बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो लेकिन उसने कुछ ऐसा गलत काम किया हो जो लॉ ने मना किया है, तो वो क्वालिफाइड तो है लेकिन डिसक्वालिफाइड है। तो क्वालिफाइड का ताल्लुक है उसकी तालीम से, और डिसक्वालिफिकेशन का ताल्लुक है कि ऐसा क्या उसने किया हुआ है जिस वजह से वो एलिजिबल नहीं है। तो 11 तरह के लोग ऑडिट नहीं कर सकते। थोड़ा सा रफ्तार तेज करते हैं। 11 तरह के लोग ऑडिट नहीं कर सकते। इसको हम थोड़ी सी कुछ कैटेगरीज में पढ़ेंगे। 1 जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो कुछ कनेक्टेड लोग,
ये 4 कनेक्टेड लोग, वो लोग जो पिछले 3 साल में इसी कंपनी के डायरेक्टर या ऑफिसर या एम्प्लॉय रहे हों। ऑफिसर शायद आप लोगों को याद हो, कंपनी लॉ में आपने पढ़ा था, अदर ऑफिसर में चंद बड़े लोग होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन, सेक्रेटरी। तो वो लोग जो कंपनी के या डायरेक्टर रहे हों या उन ऑफिसर्स में से कोई हों या एम्प्लॉय, तो जो पिछले 3 साल में इस कंपनी के साथ जिनका ताल्लुक था वो भी नहीं कर सकते। जो मौजूदा डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय हैं वो भी ऑडिट नहीं कर सकते। देन जो इस वक्त कंपनी के मौजूदा डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय हैं, उनके कोई और बिजनेस पार्टनर्स या कोई और उन लोगों के पर्सनल एम्प्लॉयज किसी भी और वेंचर में, वो भी हमारी कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकते। तो हमारी कंपनी का डायरेक्टर भी हमारा ऑडिट नहीं कर सकता, ऑफिसर भी ऑडिट नहीं कर सकता, हमारी कंपनी के एम्प्लॉय अपनी ही कंपनी का भले चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ऑडिट नहीं कर सकता, मौजूदा भी नहीं कर सकता, पिछले 3 साल वाला भी नहीं कर सकता। अब हमारी कंपनी एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर का अपना एक जाती बिजनेस और जाती बिजनेस में उसका एक एम्प्लॉय है, वो भी नहीं कर सकता। ये मौजूदा की बात हो रही है, मौजूदा लोगों का मौजूदा पार्टनर या एम्प्लॉय। तो अगर मौजूदा का कोई पास्ट पार्टनर या एम्प्लॉय हो वो भी ऑडिट कर सकता है, या किसी पुराने डायरेक्टर का मौजूदा पार्टनर वो भी ऑडिट कर सकता है, लेकिन मौजूदा डायरेक्टर का मौजूदा पार्टनर वो ऑडिट नहीं कर सकते। इस पॉइंट में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे यहाँ पे रोक के बता दें। क्लियर है? में काम कर रहा है वो कर सकता है? जी, अब अगर एक ऑडिट फर्म में एक बंदा काम कर रहा है तो क्या वो शख्स, वो फर्म अपॉइंट हो सकती है? अगर एक फर्म का एक भी पार्टनर डिस्क्वालिफाइड है तो पूरी फर्म अपने फर्म नेम से डिस्क्वालिफाइड है। उस फर्म का कोई और पार्टनर अपने ज़ाती नेम में अपॉइंट होना चाहे तो हो जाए, लेकिन अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन हर बंदे पे अप्लाई हो रही है और हर फर्म पे अप्लाई हो रही है, और फर्म वो नहीं होती, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, फर्म का एक भी बंदा अगर डिस्क्वालिफाइड है तो फिर हम मान लेंगे कि फर्म डिस्क्वालिफाइड है। कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर कंपनी में काम कर रहा है तो फिर हमारा उससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। आप उस ऑडिट क्यों करवा रहे हैं? डायरेक्टर का एम्प्लॉय है लेकिन कंपनी में ऐसा काम कर रहा है। किस डायरेक्टर का एम्प्लॉय? मौजूदा डायरेक्टर का मौजूदा एम्प्लॉय, पास्ट का तो वो तो हमने जिक्र ही नहीं किया उसका। तो हम जितनी भी सिचुएशंस बनाएंगे कहीं ना कहीं हम खुद ही परेशान हो जाएंगे। मौजूदा डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय का मौजूदा पार्टनर या एम्प्लॉय ऑडिट नहीं कर सकता, भले वो सीए ही क्यों ना हो, भले उसने इंडिविजुअल कैपेसिटी में लाइसेंस ही क्यों ना लिया हुआ हो। देन स्पाउस ऑफ द डायरेक्टर, स्पाउस लॉ दोनों जेंडर्स के लिए इस्तेमाल करता है। डायरेक्टर अगर एक मेल हो तो उसकी बीवी को स्पाउस कहेंगे, डायरेक्टर अगर एक फीमेल है तो उसके शौहर को स्पाउस कहेंगे। तो शौहर या बीवी ये लोग भी ऑडिट नहीं कर सकते, यानी कि डायरेक्टर का जो शरीक हयात है, स्पाउस का तर्जुमा शरीक हयात, तो डायरेक्टर का जो शरीक हयात है वो ऑडिट नहीं कर सकता। इससे पहले कि आपके जहन में सवाल आए, मौजूदा डायरेक्टर का मौजूदा स्पाउस ऑडिट नहीं कर सकता। और ये डायरेक्टर है सिर्फ, ऊपर डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय थे, तो अगर किसी एम्प्लॉय का स्पाउस ऑडिट कर रहा है लॉ को मसला नहीं है। यानी इन तीनों में जो सबसे बड़े रैंक है वो, और जो उससे भी बड़े रैंक का है, पेपर में भूल जाए तो आपने सोचना है कि एक डायरेक्टर का 2 दफ़ा ऑडिट नहीं हो सकता, घर जाके तो उसने ऑडिट कराना ही है। अब बेचारा कंपनी में बैठा हो तो उधर भी ऑडिट शुरू हुआ हो। तो डायरेक्टर का स्पाउस या डायरेक्टर की स्पाउस ऑडिट नहीं कर सकते। ये 4 बातें समझ आई। 3 अगले सेट देखते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी लॉ में आपने पढ़ा था किसी भी किस्म की कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिट नहीं कर सकती। अगर एक कंपनी है तो वो किसी और कंपनी को ऑडिट नहीं करेगी, चाहे कंपनी के सारे ही डायरेक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। लेकिन कोई कंपनी ऑडिट नहीं करेगी। ऑडिटर ये एक इंसान होना चाहिए या एक फर्म। आसान अल्फाज में ऑडिटर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लिमिटेड नहीं होती। तो कंपनी ऑडिट नहीं कर सकती। पर्सन इंडेप्टेड टू कंपनी ऑडिट नहीं कर सकता। फिलहाल मैं ये वाली एक्सेप्शंस को रोक रहा हूँ, अभी हम इसका जिक्र करते हैं। जो बंदा एक कंपनी का मकरूज है वो उस कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकता। किसी ने किसी और के पैसे देने हैं और उसको किसी और को ऑडिट करना है, उसको कोई मसला नहीं है। हमारी कंपनी ने ऑडिटर को अपॉइंट करना है, उसने हमारे ही पैसे देने हैं, तो वो हमारा ऑडिट नहीं कर सकता। मैं इन पॉइंट्स की तरफ बाद में आता हूँ। अच्छा, हमारा मकरूज तो हमारा ऑडिट नहीं कर सकता। किसी ने हमसे कर्ज लिया और उस कर्ज लेने वाले की गारंटी किसी और ने दे दी कि वो नहीं देगा तो मैं दूंगा, तो अल्टीमेटली जो गारंटी दे रहा है वो भी लायबल हो गया, वो भी ऑडिट नहीं कर सकता। कोई भी शख्स जिसने गारंटी या सिक्योरिटी दी है इंडेप्टनेस से रिलेटेड किसी भी थर्ड पर्सन की, वो ऑडिट नहीं कर सकता। अब इसमें ऑर्डिनरी कोर्स का जिक्र, उसकी तरफ आते हैं। अब
इनडेप्टेड की कोई एक्सेप्शन है, एक यूनिवर्सल एक्सेप्शन है इस रूल और इस रूल की है कि अगर आपका नॉर्मल ही काम इस तरह के लोन लेना देना हो तो फिर आप काउंट नहीं होंगे। एमसीबी का नॉर्मल काम है, लोगों को लोन देती है, तो जिसने एमसीबी से लोन लिया हुआ है कोई एहसान नहीं किया एमसीबी ने उसके ऊपर, वो अगर एमसीबी को ऑडिट करने आएगा तो कोई मसला नहीं है। तो जिस कंपनी का ऑर्डिनरी काम ही गारंटियाँ लेना देना हो, ऑर्डिनरी काम ही लोन लेना देना हो, तो ऐसी कंपनियों में वो शख्स जो कि लोन ले रहा है या वो शख्स जो गारंटी दे रहा है वो उनका आके ऑडिट कर सकता है। ये यूनिवर्सल एक्सेप्शन है। दो स्पेसिफिक एक्सेप्शंस हैं ऊपर वाले रूल में, नीचे वाले रूल में नहीं। क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी का अगर आपने 1 मिलियन से कम देना है तो वो वाली कंपनी आपको मकरूज़ की डेफिनेशन में काउंट नहीं करेगी। आप मकरूज़ तो हैं लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी लो आप मकरूज़ नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में लोग उस बैलेंस को नेगेटिव होने को लोन नहीं काउंट करते। वो समझते हैं कि हमने एडवांस में अपने पैसे इस्तेमाल कर लिए हैं, हम इसको 10-12 दिन में दोबारा से रीफिल कर लेंगे। तो क्रेडिट कार्ड में 1 मिलियन से नीचे, और यूटिलिटी कंपनी में 90 दिन के अंदर अंदर के अगर आपने ड्यूज़ देने हैं, आपने पीटीसीएल के पिछले 2 महीने के बिल नहीं दिए, आप फिर भी पीटीसीएल का ऑडिट कर सकते हैं, क्योंकि बिल ना देने को लोग मकरूज़ होना नहीं काउंट करते। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड के पैसे वाजिबुल अदा हों तो लोगों को ये कर्ज वाली फीलिंग नहीं आती, उन्हें लगता है ये तो मेरा क्रेडिट साइकिल था, मैं 10-12 दिन बाद इसको रीफिल कर लूँगा। तो कंपनी ऑडिट नहीं कर सकती, मकरूज़ ऑडिट नहीं कर सकता, मकरूज़ की गारंटी देने वाला ऑडिट नहीं कर सकता, लेकिन इन दोनों में अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यही हो तो आप ऑडिट कर सकते हैं। एक्सेप्शन ये है कि क्रेडिट कार्ड वाली किसी कंपनी ने आपको क्रेडिट कार्ड की मद में पैसे दिए हुए हैं तो 1 मिलियन से ऊपर हुए तो फिर आप उसको ऑडिट नहीं कर सकते, 1 मिलियन से नीचे हुए तो कर सकते हैं। और सेम गोज़ विद यूटिलिटी कंपनी के 90 दिन से ज़्यादा के बिल देने हैं तो आप मकरूज़ हैं, 90 दिन या उससे कम के बिल देने तो मकरूज़ नहीं है। क्लियर? आखिरी रूल्स की तरफ आते हैं। जी क्रेडिट लिमिट 14 लाख की और हमने 9 लाख की हो जी, लिमिट नहीं, हमने लिया हुआ कितना है वो इम्पोर्टेंट है। तो लिमिट अगर 14 लाख की है कोई टेंशन नहीं है, हमने अवेल कितना किया है। अगर अवेल हमने 1 मिलियन से नीचे तो फिर हम मकरूज़ नहीं करेंगे। कुछ और, अगर ये किसी शख्स का डायरेक्टली एंड डायरेक्टली कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशन है, जिस कंपनी को ऑडिट करने आ रहा है उस कंपनी से डायरेक्टली एंड डायरेक्ट किसी किस्म का बिजनेस रिलेशन है उसका, नॉर्मल से हट के, तो वो उसको ऑडिट कर सकता है। ये बड़ा मजाकिया सा पॉइंट है कि हम कह रहे हैं आपका एक कंपनी से बिजनेस रिलेशन है, बिजनेस से हट के। अब बिजनेस रिलेशन बिजनेस से हट के क्या होता है? हर कंपनी का अपना एक बिजनेस होता है जिसका एक साइकिल होता है, उसके सप्लायर्स होते हैं, उसके कस्टमर होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अगर हमारे पास एडमिशन लिया हुआ हो तो आपका हमसे एक बिजनेस रिलेशन है। हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हम पढ़ा रहे हैं, आप कस्टमर्स हैं, हम सप्लायर हैं। बात समझ रहे हैं? हमारे टीचर्स हमारे सप्लायर हैं, हमारे बच्चे हमारे कस्टमर हैं। तो हमारे बच्चों में से कोई हमारा ऑडिट करना चाहे कर सकता है, उसका हमारे साथ नॉर्मल बिजनेस रिलेशन है, ऑर्डिनरी कोर्स वाला। हमारे टीचर हमारा ऑडिट करना चाहें, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रिलेशन है, क्योंकि हमारा काम ही ये है कि हम टीचर्स को पे करते हैं, टीचर्स क्लासें पढ़ाते हैं, हम बच्चों से पैसे लेते हैं, बच्चों को क्लासें पढ़ाते हैं। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जिससे हमारा बिजनेस रिलेशन है वो ऑडिट कर सकता है, लेकिन जिससे हमारा नॉर्मल से हट के बिजनेस रिलेशन है, यानी अगर आप में से कुछ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स मिली हुई हैं, या जो हमें एसी सप्लाई करते हैं, जो हमें पंखे प्रोजेक्टर सप्लाई करते हैं, उनके साथ हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है पढ़ाना। तो जिससे पढ़ाने से रिलेटेड हमारा कोई बिजनेस कनेक्शन है वो बाइस्ड नहीं होगा, लेकिन जो अदर देन पढ़ाने से रिलेटेड हमारा बिजनेस रिलेशन होगा वो बाइस्ड होगा। तो अगर आप एक होटल में जाके अक्सर ठहरा करते हैं और आप होटल को पैसे दे के ठहरते हैं तो आपको उस होटल से बिजनेस रिलेशन तो है, लेकिन उस होटल के ऑर्डिनरी, अगर आप उस होटल को फर्नीचर सप्लाई करते रहे हो तब आपका उस होटल के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के रिलेशन हो गया, आप ऑडिट नहीं कर सकते। तो अगर आपका किसी से बिजनेस रिलेशन नॉर्मल से हट के है तो आप उधर ऑडिट नहीं कर सकते। अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें फ्रॉड इन्वॉल्व है, अगर एक ऑडिटर को सज़ा हुई है, उसको कन्विक्ट कर दिया है, एक अदालत ने उसे कह दिया है कि तुमने फ्रॉड जैसा घिनौना जुर्म किया है, तो वो ऑडिट नहीं कर सकता। 10 साल के बाद उसकी तौबा कबूल होगी, 10 साल तक वो ऑडिट नहीं कर सकता। 10 साल के बाद वो इस काबिल होगा कि वो ऑडिट कर सकता है। अगर किसी को ICAP या ICMAP के कोड ऑफ एथिक्स ने मना कर दिया तुम ऑडिट नहीं कर सकते, तो वो ऑडिट नहीं कर सकता। ये बात समझ आई? ये पॉइंट जो सबसे ज़्यादा जिस पे डिबेट होती है और आज भी ड्राफ्टिंग में भी इसी के ऊपर डिबेट होती रहेगी, अगर एक शख्स या उसके स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन, अब आपको स्पाउस समझ आता है, या अगर फर्म की बात करूं तो फर्म के केस में कोई भी पार्टनर या उनका स्पाउस या उसका माइनर चिल्ड्रन, अगर इनके पास शेयर्स हैं कंपनी में या कंपनी की
तो ऑडिट नहीं कर सकते। यानी जिस बंदे ने हमारे शेयर्स खरीदे हुए हैं ना, वो हमारा ऑडिट नहीं कर सकता। किसी ने हमारे एसोसिएट के शेयर्स भी खरीदे हुए हो, वो भी ऑडिट नहीं। अच्छा, उसने खुद नहीं खरीदे, उसकी बीवी ने खरीदे हुए हैं तो भी नहीं, उसके माइनर चाइल्ड ने खरीदे हुए हैं तो भी नहीं, 11 पार्टनर्स में से एक पार्टनर के माइनर चाइल्ड ने खरीदे हुए हैं तो भी पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। तो कोई भी पर्सन या उसका स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन फर्म के केस में सारे पार्टनर डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी किस्म के अगर उन्होंने शेयर्स कंपनी में एसोसिएटेड कंपनी में खरीदे हैं तो वो ऑडिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट बता दें और कहें कि मैं 90 दिन में इसको डिस्पोज ऑफ कर दूंगा, तो उनकी अपॉइंटमेंट वैलिड है। और अगर 90 दिन में उन्होंने वाकई डिस्पोज ऑफ कर दिए तो ये अलाउड है। ये बात समझ आई? इस पॉइंट में एक खास बात है जो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, उससे पहले मैं ज़रा एक रूल कनेक्ट कर दूँ। जी मैं अभी वो सवाल भी लेता हूँ। अगर आप एक कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकते तो उस पूरे ग्रुप में जितनी भी होल्डिंग सब्सिडरीज हैं आप आउट हो जाएंगे। आप अगर डिस्क्वालीफाइड हैं कंपनी के लिए तो आप उसकी होल्डिंग में भी ऑडिट नहीं कर सकते, उसकी सब्सिडरी में भी नहीं कर सकते, और उसकी होल्डिंग की किसी और सब्सिडरी में भी नहीं। कंपनी में डिस्क्वालीफाई हो गए, उसकी होल्डिंग भी ऑडिट नहीं कर सकते, उसकी सब्सिडरी में भी ऑडिट, उसकी होल्डिंग की बाकी सब्सिडरीज में भी ऑडिट नहीं कर सकते। यानी पूरे ग्रुप में तमाम होल्डिंग सब्सिडरीज में आप डिस्क्वालीफाई हो गए। इसका मतलब है 11 के 11 रूल्स में से एक से भी डिस्क्वालीफाई हो गए कंपनी में तो उसकी सब्सिडरी होल्डिंग और होल्डिंग की बाकी सब्सिडरीज में भी ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड। मैंने एसोसिएट में नहीं कहा डिस्क्वालीफाई होने का, लेकिन ये वाला पॉइंट कमाल पॉइंट है। इसमें दो खास बातें हैं जो बाकी 10 पॉइंट्स में नहीं है। नंबर 1, इससे आप एसोसिएट में भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। बाकियों से आप होल्डिंग सब्सिडरीज में हो रहे थे लेकिन सारी एसोसिएट में, लेकिन शेयर्स अगर खरीदे हुए हैं तो आप एसोसिएट में भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दूसरा इसमें खास बात यह है कि ये वाहिद पॉइंट है जिसमें गुंजाइश मौजूद है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट बता दें और 90 दिन में डिस्पोज ऑफ कर दें। बाकी जगह एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट उन 10 में से एक भी मसला है। फर्ज करें आपका स्पाउस डायरेक्टर है, अगर आप एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट बताएं और 90 दिन में डिस्पोज ऑफ कर दें तो स्पाउस ने डिस्पोज ऑफ कर देना है। कहने का मतलब ये है कि बाकी पॉइंट्स में आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है, इस पॉइंट में 90 दिन की गुंजाइश आपके पास मौजूद है अगर आप एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट बता दें। तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा ICAP ने यूज़ किया है। वो क्या करता है, पेपर में आपको कहता है ये वाली कंपनी से आपके ये मसले हैं, आप बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, आप लिखने लगते हैं हम ऑडिट नहीं कर सकते, अचानक से कहते हैं 1 मिनट रुक जाओ, वो वाली कंपनी का तुमने ऑडिट करना है, और फिर उस वाली कंपनी और इस वाली कंपनी का एक ताल्लुक बता देते हैं। तो आपको पहले समझना होता है उन दोनों कंपनियों का आपस में क्या ताल्लुक है, फिर समझना होता है मैं इसको ऑडिट कर सकता हूँ या नहीं, और अगर मैं इसको ऑडिट नहीं कर सकता तो इन दो में एसोसिएट का ताल्लुक है, होल्डिंग सब्सिडरी का, या कौन सा ताल्लुक है, और अगर इसको ऑडिट नहीं कर सकता तो क्या उसको ऑडिट हो सकता है या नहीं। तो वो एक पूरी पहेली सी बना के पेपर में वो करते हैं, एक पजल बनाते हैं, उस पजल को आपने सॉल्व करना होता है। यहाँ एक भाई का एक सवाल था शेयर कौन से सर? जी, एनी शेयर्स, एनी का मतलब कोई भी जी, ना नंबर ऑफ शेयर्स बताया है ना कैटेगरी ऑफ शेयर्स बताया है जी। आपने कहा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन होती है वो प्रिंसिपल लाइन से जो होता है बिजनेस वो ट्रांजैक्शन। जी बिल्कुल, जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है उससे रिलेटेड जो आपके नॉर्मल जो साइकिल होते हैं, जो आपका सप्लाई और जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो GP वाला साइकिल होता है ना, वो वाला। मेरे ख्याल मैंने पढ़ा होता है जी वो होती है जो होता है कि अनविलिंग बायर अनविलिंग सेलर में जो किसी भी ट्रांजैक्शन होती है वो आउट ऑफ मतलब कि बिजनेस जो साइकिल होता है लाइन। जी बिल्कुल, अभी आउट ऑफ बिजनेस साइकिल आप अगर गौर से देखें तो मैंने ये नहीं कहा कि स्टूडेंट हमेशा ऑडिट कर सकता है। अगर एक स्टूडेंट ने बहुत अनड्यू फेवर ले लिया हमसे तो भी वो आउट ऑफ नॉर्मल साइकिल चला गया। इसका मतलब है कि जिनके साथ आपका नॉर्मल बिजनेस रिलेशन है वो तो नॉर्मल कनेक्शन है, जिससे आपका बिजनेस रिलेशन अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सच एंटिटीज़, इन एंटिटीज़ का जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है उसमें जिन लोगों को जितने डिस्काउंट दे रहे हैं, जिनको जिस तरह से कर रहे हैं वो तो ओके है। जैसे आपने होटल की एग्जांपल दी थी, जी आप वहाँ जाते हैं तो वो एक ऑर्डिनरी बिजनेस हमारा। जी, अगर होटल में हम जाते हैं और होटल हमें फ्री ठहरा देता है अब बाइज्ड हो गया, अब हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से हट गए। लेकिन अगर वो पैसे लेके ठहराते हैं हम उसको ऑडिट कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है, अब होटल को अगर हमने फर्नीचर सप्लाई किया है तो फर्नीचर लेना देना उनका मेन काम नहीं है। जी, वो तो बहुत सारे काम कर रहे हैं ना, लेकिन उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, बस उस वाली सर्विसेज में अगर मैं उनके साथ हूँ और मैं कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं ले रहा तो मैं ऑडिट कर सकता हूँ। उससे हट के मैं फेवर मेन में फेवर ले लूँ
ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के किसी तरह की चीज़ में आ जाऊँ तो इसका मतलब है मेरा उनसे और तरह का ताल्लुक बन गया। जी, क्या ये बात समझ आई? अब बाहर भी कुछ बच्चे होंगे जो इस वक्त जो है ना वो तीर तलवारें लेके खड़े हुए होंगे कि ये ऑडिट वाले बच्चे जो है ना वो हमारी वजह से। तो हमने इनिशियली यही प्लान किया था कि आपका ड्राफ्टिंग यहाँ होगी और मैं यहाँ से निकल के चला जाया करूँगा, लेकिन कल जब कंपनी लॉ के बच्चे आए तो पता ये लगा कि वो खिड़की तोड़ हालात थे। हमारा ख्याल था कि जो शाम का सेशन है बच्चे नहीं आएंगे, तो अब अनफॉर्चुनेटली आपको हिजरत करनी पड़ेगी और मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा। रूम नंबर 3 में हमने कुछ 100 के करीब कुर्सियाँ लगाई हुई हैं, ये जहन में रखते हुए कि कुछ लोग शायद रास्ते में ड्रॉप आउट भी हो जाए।